तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर वेयरहाउसिंग अंडर कस्टम सर। ठीक है, तो इस चैप्टर की क्या रेलिवेंस है, वेयरहाउसिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं हमारे को, इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ेंगे सर। ठीक है जी, देखिएगा। सो व्हाट इज वेयरहाउसिंग एंड व्हाई वेयरहाउसिंग इज रिक्वायर्ड सर। चलेगा, तो मैंने आपको पढ़ाया था हमारी फर्स्ट क्लास के अंदर ही कि जब आप गुड्स का इंपोर्ट करते हैं सर, आप जब गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो आप फाइल करते हैं यहाँ पर हमारी टू टाइप्स की एंट्री। आपकी पहली कौन सी होती है, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, एंड आप फाइल कर सकते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग सर। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि अभी आप गुड्स को क्लियर ना करवाएं और अगर अभी पैसे नहीं है तो आप क्या करते हैं, आप फाइल करते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग सर। इसको हम बोलते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलते हैं इसको हम, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो जब आप फाइल करते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री तब आपको ड्यूटी की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने वेयरहाउस से गुड्स को क्लियर कराओगे, आप फाइल करोगे बिल ऑफ एंट्री फ्रॉम होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयरहाउस, इसको हम बोलते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। देन आपको जो ड्यूटी की अमाउंट पे करनी होगी तब आपको ऑर्डर मिल जाएगा गुड्स को क्लियर करने का फॉर होम कंजम्पशन सर। ठीक है, तो ऐसा होता क्यों है, हम उसको घर पे क्यों नहीं लेके जाते, उसको हम वेयरहाउस में क्यों लेके जाते हैं, ऐसा क्या कारण होता है। एग्जाम्पल लीजिएगा, आपको कोई बल्क ऑर्डर मिल गया सर, सॉरी आपको कोई आपने कुछ आइटम बल्क में मंगा ली फॉरन से, लाइक जो पावर बैंक होते हैं वो आपको मिल रहे थे हमारे चाइना के अंदर 90 रुपीज का, बट इंडिया में सेल होता है वो 700 रुपीज का 1000 में, आपको मिल रहा लेस प्राइस में बल्क क्वांटिटी के अंदर। तो आपने क्या किया, आपने इसको बाय कर लिया। ठीक है, इससे आपको क्या हुआ, आपको लेस प्राइस का बेनिफिट मिल गया, बट आपके पास पैसे नहीं है ड्यूटी को पे करने के। आपने बल्क में ऑर्डर तो कर दिया, आपने इंपोर्ट तो कर लिया बल्क के अंदर, क्योंकि आपको क्या मिल रहा, सस्ता मिल रहा था, आपने इंपोर्ट कर लिया बल्क क्वांटिटी के अंदर, लेकिन अभी आपके पास पैसे नहीं है ड्यूटी की अमाउंट को पे करने के लिए सर। तो आप क्या करोगे, आप ये गुड्स को ले जाओगे वेयर हाउस के अंदर, वेयर हाउस के अंदर। देन क्या होगा, आपने यहाँ पे मंगाई थी, लगा लीजिएगा 1 लाख क्वांटिटी, 1 लाख क्वांटिटी का आपने ऑर्डर दिया था यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपको सभी गुड्स एक बार में क्लियर करनी है, आप यूँ कर सकते हैं 1 मंथ के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से आप 10,000 क्वांटिटी निकाल लोगे, देन आप 10,000 दोबारा निकाल लोगे। तो आपकी चॉइस रहती है कि आप थोड़ी थोड़ी करके ऐसे क्वांटिटी निकाल सकते हैं, उस अकॉर्डिंग आप जो उसकी ड्यूटी है आप पे कर सकते हैं, या आपको बेनिफिट मिल जाता है सर। ठीक है, चलेगा, इसके बाद हम डिटेल में जान लेते हैं। सो व्हाट इज वेयर हाउसिंग एंड व्हाई वेयर हाउसिंग इज रिक्वायर्ड सर। देखिएगा, जो हमारे कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं, सिर्फ उनके अंदर आप जो गुड्स है उनको आप वेयर हाउस कर सकते हैं। ऐसा कोई भी वेयर हाउस नहीं होगा कि कोई वेयर हाउस है आप उसमें चले गए अपनी गुड्स में अपने रख दी जाकर के। जिसको लाइसेंस मिला हुआ है बाय सीबीआईसी, आई रिपीट, जिसको लाइसेंस मिला हुआ है बाय सीबीआईसी उसको हम बोलते हैं कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस, वहीं पे जाकर अपनी गुड्स को आप रख सकते हैं सर। ठीक है, देखिएगा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटेट, एक सेकेंड, स्टोरिंग ऑफ इंपोर्टेड गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो जब आप अपनी गुड्स को स्टोर करते हैं वेयर हाउस में तब आपको ड्यूटी पे करने की कोई भी जरूरत नहीं होती सर, क्योंकि आपने बल्क में ऑर्डर तो मंगा लिया है फॉरन से, लेकिन आपके पास पेमेंट ही नहीं है करने के लिए। तो आपको क्या ऑप्शन मिलता है, जो आपकी गुड्स है अपने वेयर हाउस में उसको रख सकते हैं सर। देन ड्यूटी इज पेबल एट टाइम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस सर। जब आप गुड्स को एंटर कर रहे हैं वेयर हाउस के अंदर तो आप फाइल कर रहे हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। आई रिपीट, आप फाइल कर रहे हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। जब आप गुड्स को क्लियर करवाते हैं वेयर हाउस से तब आपको ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तब आप फाइल करते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फ्रॉम वेयर हाउस सर। इसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फ्रॉम वेयर हाउस फॉर होम कंजम्पशन आल्सो सर। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि गवर्नमेंट बेवकूफ थोड़ी ना बैठी है, जो गवर्नमेंट का रिवेन्यू है वो भी डिले होता है, साथ में गवर्नमेंट को रिस्क भी रहता है। क्या पता, देखिएगा, आपका जो गुड्स आते हैं आपके पोर्ट पर, आप यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स का, आपका वेसल में आपके शिप के अंदर आपके गुड्स आए, उसके बाद जो हमारा कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस है वहां तक लेके जाने की जिम्मेवारी आपकी होती है। मीन जो ट्रक आएगा वो आपका आएगा, तो उस गुड को उसमें आप लोड करोगे, लेके जाओगे, वो सारी की सारी जिम्मेवारी आपकी होती है सर। तो क्या पता आप ट्रक को कहीं और ही मोड़ जाओ,
कहीं और लेके चले जाओ, क्या पता आप भाग जाओ, तो कितना बड़ा रिस्क होता है यहाँ पर। हर कुछ भी हो सकता है, आप सारी गुड्स लेके भाग जाओगे तो सरकार क्या करेगी, उनकी जो कस्टम ड्यूटी है वो तो कौन पे करेगा फिर। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट आपसे लेती है बॉन्ड, यहाँ पर गवर्नमेंट आपसे एक बॉन्ड लेती है प्लस में लेती है सिक्योरिटी। आप इसका एग्जांपल ले सकती कि बैंक की गारंटी लेती है गवर्नमेंट आपसे, बैंक की गारंटी लेती है, आपकी कोई एफडी की गारंटी लेती है, आपकी कोई बैंक में एफडी है, कोई सिक्योरिटी है, उसकी ऐसे श्योरिटी लेती है कि कहीं आप भाग ना जाओ, तो गवर्नमेंट आपसे एक तरह का बॉन्ड साइन करवा लेती है प्लस आपसे सिक्योरिटी ले लेती है सर। ठीक है, कितना लेती है आपकी, जितनी आपकी ड्यूटी अमाउंट है सर। ठीक है, देन आल्सो चार्ज इंटरेस्ट फॉर पोस्टपोनमेंट ऑफ रिवेन्यू सर। देखिएगा, आपने पढ़ा होगा आपका सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर कि टाइम वैल्यू मनी के बारे में सर। टाइम के साथ आपकी मनी की वैल्यू होती है, आज 10 रुपए और आज के 6 महीने के बाद 10 रुपए बराबर नहीं होते सर। टाइम के साथ पैसे की वैल्यू होती है सर। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट है वो आपसे, अब उनकी जो रिवेन्यू है गवर्नमेंट का वो भी डिले हो रहा है, दैट्स वाई इसके लिए आपसे इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। देखिएगा, आपकी जो वेयर हाउस है ये बिल्कुल फ्री नहीं है, जो वेयर हाउस है उसका किराया अलग से लगता है। आप अपने ट्रक के अंदर, गाड़ी के अंदर, जो भी आपकी गाड़ी वगैरह है उसमें आप अपनी गुड्स को रख कर लेके जाते हैं वेयर हाउस के अंदर, उसका खर्चा आएगा, गुड्स का लोडिंग का खर्चा आएगा, वहां पे अनलोडिंग का खर्चा आएगा। जो आपका वेयर हाउस है वो भी फ्री नहीं है कि गवर्नमेंट ने आपको अलाउ कर दिया कि आप वेयर हाउस में गुड्स को रख लोगे, आपका जो वेयर हाउस है फ्री है, उसके जो किराया वगैरह है, जो चार्जेस वगैरह है वो अलग से लगते हैं। ठीक है, साथ में गवर्नमेंट आपसे लेती है यहाँ पर बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, साथ में आप पे इंटरेस्ट भी चार्ज होगा। जो आपकी ड्यूटी की अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट भी चार्ज होगा सर। कब से चार्ज होगा, उसमें आपको अलाउ किया गया है कि 90 डेज तक अगर आप जैसे गुड्स को निकाल लेते हैं तो आप पे कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। आगे इसके बारे में हम पढ़ेंगे। 90 डेज के बाद अगर आप गुड्स को यहाँ से क्लियर करते हैं देन आप पे इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट होता है सर। ठीक है, चलेगा। तो हमने देखा व्हाट इज वेयर हाउसिंग एंड व्हाई वेयर हाउसिंग इज रिक्वायर्ड सर। तो गवर्नमेंट आपको ऐसा अलाउ नहीं कर देगी, आपको बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, आपको सिक्योरिटी देनी होगी, साथ में आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा अगर आप जो इसका अपनी गुड्स प्राइस में रखते हैं 90 दिन से ज्यादा रखते हैं सर। ठीक है जी, चलिए इस हमारी बुक से देख लेते हैं। कहाँ गुम हो गया सर ये, देखिएगा। जो आपकी वेयर हाउस फैसिलिटी क्या है सर, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी होती है सर, विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ये आपको ड्यूटी पे करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू पे ड्यूटी। आप फाइल करते हैं यहां पर हम अपनी इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ठीक है जी, एंड ड्यूटी पेबल एट टाइम ऑफ क्लियरेंस फ्रॉम वेयर हाउस। देन गवर्नमेंट आपसे लेती है बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी। इसको आप एग्जांपल ले सकते हैं, बैंक की गारंटी ले लेती है आपसे, कोई भी श्योरिटी या बैंक की गारंटी से। टू सिक्योर देयर रिवेन्यू, क्योंकि उनकी ड्यूटी अमाउंट है वो तो फिर पे कौन करेगा अगर आप भागे उन गुड्स को लेकर के। तो अपनी जो उनकी ड्यूटी अमाउंट है, उनका जो रिवेन्यू है उसको सिक्योर करने के लिए आपसे साइन करवाती है एक बॉन्ड एंड आपसे सिक्योरिटी ले लेती है सर। देन आप पे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं पोस्टपोनमेंट ऑफ रिवेन्यू सर, बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, 90 डेज का आपको अलाउ किया गया है, अगर उसके बाद अगर आप गुड्स क्लियर नहीं करते तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होता है सर। देन आप यहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, जो गुड्स आपने वहाँ पे रखी हुई है उसकी जो ड्यूटी की अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है सर। क्लियर है आपको? ठीक है। देन हमारी स्टार्ट होती है इसकी प्रोसेस कि कैसे वर्क करता है ये। देखिएगा, तो मैंने इस पूरी प्रोसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है सर। हम पहले देख लेते हैं इसका पार्ट ए। देखिएगा, कोई बटन प्रेस हो गया शायद, देखिएगा इसमें हमारा आता है फर्स्ट स्टेप। क्या होता है, जैसे आपकी गुड्स आएगी आपके शिप के पे आएगी, देन आप क्या करोगे, इसको आप फाइल करोगे इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। इसको आप बोल सकते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग सर। देन आपको देना होगा यहाँ पर बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी सर। देन आप गुड्स को ले जाओगे वेयर हाउस के अंदर, वेयर हाउस में लेके जाने की जिम्मेवारी किसकी है, आपकी है सर। जो गाड़ी वगैरह है जो उसमें लोडिंग अनलोडिंग होगी वो सारी आपकी होगी सर। देन आप क्या करोगे, जो आपकी गुड्स है आपने एक बार वेयर हाउस में रख दी, देन आप क्लियर कराओगे आपकी गुड्स को वेयर हाउस से। तो आप क्या फाइल करोगे सर, यहाँ पर आप फाइल करोगे बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फॉर वेयर हाउस, या आप बोल सकते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। क्या बोलेंगे इसको, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री सर। देन पे द ड्यूटी, आप ड्यूटी को पे कर दोगे। देन आप पे करोगे इंटरेस्ट वगैरह, अगर आपने ज्यादा दिन तक अपनी गुड्स को रख लिया है या कोई पेनल्टी वगैरह होगी
तो आप उसको पे कर दोगे सर। ठीक है, ध्यान से उसको ले जाओगे। हाँ, आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी जो गुड्स है वो वेयर हाउस होती हैं तो आप पे जो ड्यूटी के रेट आएंगे वो कौन से आएंगे, जो एक्सचेंज रेट है वो कौन से लेंगे सर। ध्यान दीजिएगा, रिमेंबर, याद कीजिएगा, मैंने आपको टेबल बनवाई थी, उसमें हमने देखा था कि जो आपके एक्सचेंज रेट होते हैं वो कब के होते हैं, जब आप पहली बार एंट्री फाइल करते हैं। जब आप पहली बार एंट्री फाइल करते हैं, कौन से लेंगे हम, आप लेंगे इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री सर। और कौन से लेंगे, सीबीआईसी लेंगे सर। कोई बैंक की नहीं लेंगे, कोई और नहीं लेंगे। तो सीबीआईसी ने दिया है, जो आरबीआई ने दिया है वो भी नहीं लेंगे सर। तो सीबीआईसी ने दिया है वो रेट लेंगे हम यहाँ पर, एक्सचेंज रेट। कौन से लेंगे, जब आपने पहली बार एंट्री फाइल करी थी। आई रिपीट, जब आपने पहली बार एंट्री फाइल करी थी। आपने कौन सी पहली बार एंट्री फाइल करी थी, आपने फाइल करी थी इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री सर। ठीक है, उस दिन का हम लेते हैं एक्सचेंज रेट सर, और हम लेते हैं ड्यूटी रेट किस दिन का, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। ये आपने ध्यान रखना है, वो टेबल आपने बाय हार्ट लर्न कर लेनी है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले भी आपने उस टेबल को जरूर देखना सर। ओके, ठीक है, तो पूरी प्रोसेस रहती है। देन अब बात आती है सर, जो वेयर हाउस होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं सर, उसको हम देखने पहले बस हमारी बुक से आपको दिखा देते हैं कि सेम बात आपकी बुक में लिखी गई है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान रखना है सर। जो टेबल मैंने आपको बनवाई है, सेकंड चैप्टर में बनवाई थी शायद आपको, तो उसको आपने बाय हार्ट लर्न कर लेना है। एग्जाम में जाने से पहले भी उसको आपने देख लेना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपकी कभी भी मिस्टेक नहीं होगी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त सर। ठीक है, देन ये आपका था फर्स्ट स्टेप इस पूरी प्रोसेस के अंदर। अब हम देख लेते हैं कि कितने टाइप के हमारे वेयर हाउस होते हैं सर। देखिएगा, नंबर 2, सो देयर आर 3 टाइप ऑफ वेयर हाउसेस सर। हमारे 3 टाइप्स के वेयर हाउस होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस एंड स्पेशल वेयर हाउस सर। ठीक है, देखिएगा, जो पब्लिक वेयर हाउस होते हैं वो किसके होते हैं, जो भी गवर्नमेंट के लिए, आप एग्जांपल लीजिएगा, गवर्नमेंट कंपनीज वगैरह हैं उनके हो सकते हैं, या कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उस स्टेट का जहां पे आपका पोर्ट बना हुआ है उनके हो सकते हैं, मीन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के है तो उन्होंने खोले और यहाँ पे हमने गुड करना स्टार्ट कर दिया। जिसको लाइसेंस मिला हुआ है बाय सीबीआईसी, सिर्फ उसी को हम बोलेंगे बॉन्डेड कस्टम वेयर हाउस सर। ठीक है, तो इनको लाइसेंस लेना पड़ता है, चाहे पब्लिक वेयर हाउस है, चाहे गवर्नमेंट के वेयर हाउस है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वेयर हाउस है, इनको भी लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट, फ्रॉम सीबीआईसी सर। ठीक है, देन हमारे आते हैं प्राइवेट वेयर हाउस सर। तो ये किसके होते हैं, ये होते हैं प्राइवेट कंपनीज के, या फिर जो इंपोर्टर है, उसका खुद का भी वेयर हाउस हो सकता है सर। आपसे एग्जाम में एमसीक्यू पूछ सकते हैं, जो प्राइवेट वेयर हाउस है, जो इंपोर्टर है, उसका खुद का भी हो सकता है सर। बट क्या होगा, इनको लाइसेंस लेना होगा फ्रॉम सीबीआईसी। कोई बड़ा इंपोर्टर है, कुछ लार्ज क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है तो खुद का वेयर हाउस बना सकता है, उसे विश्वास नहीं है इनके ऊपर, और किराया क्यों भरे वेयर हाउस का। जो पब्लिक वेयर हाउस है वो उनका किराया क्यों भरे सर, तो अपना खुद का वेयर हाउस बना लेगा, अपने वहां पर कुछ रख लेगा, बट क्या करेगा, लाइसेंस ले लेगा गवर्नमेंट से सर, जो सीबीआईसी है उनसे लाइसेंस ले लेगा। तो किसी प्राइवेट कंपनी के या जो इंपोर्टर है उसका खुद का भी वेयर हाउस हो सकता है सर, और होते भी हैं, हो सकता नहीं, होते हैं सर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस सर। तो सारे केस में क्या होगा, इस केस में जो वेयर हाउस है उनको लाइसेंस देना होगा फ्रॉम सीबीआईसी सर। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे जो हमारा स्पेशल वेयर हाउस है उसके बारे में। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। जो आपका पब्लिक वेयर हाउस है, जो आपका प्राइवेट वेयर हाउस है सर, इसमें होते हैं ओनली रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल सर, ओनली रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल। जो आपका कस्टम ऑफिसर है वो खाली यहाँ पर रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल रखता है। जैसे कि कभी कभार वो आएगा, पूछेगा कि मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाइए, मुझे ये डॉक्यूमेंट दिखाइए। और जो इसके मालिक हैं, पब्लिक वेयर हाउस के मालिक हैं, जो प्राइवेट वेयर हाउस के मालिक हैं, उनकी ड्यूटी होती है कि वो सारे के सारे रिकॉर्ड को मेंटेन रखे कि कितनी गुड्स हमारे यहाँ पर आई है, कितनी डिपॉजिट हुई है, कितनी यहाँ से क्लियर हुई है। और जो आपके पब्लिक वेयर हाउस हैं, जो आपके प्राइवेट वेयर हाउस हैं, इनसे आप जो गुड्स हैं उनको इजीली क्लियर करा सकते हैं। यहाँ पर आपको कस्टम डिपार्टमेंट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती सर। मतलब कस्टम ऑफिसर का खाली यहाँ पर रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल होता है, वो बस आगे कर सकता है, वो जांच कर सकता है या फिर देख सकता है कि आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहां से गुड्स को क्लियर कराने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फॉर वेयर हाउस सर। तो खाली आप आपकी बिल ऑफ एंट्री फॉर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री आप फाइल करके अपनी गुड्स को आप घर लेके जा सकते हैं सर। लेकिन एक हमारे होते हैं स्पेशल वेयर हाउस सर, एक हमारे होते हैं स्पेशल वेयर हाउस सर। तो ये पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं, बट इनको हम बोलते हैं स्पेशल वेयर हाउस सर। तो क्यों बोलते हैं इसको हम ऐसा, देखिएगा। रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल एंड फिजिकल कंट्रोल मींस लॉक ऑफ कस्टम।
तो इसके ऊपर जो कस्टम डिपार्टमेंट है उसका कंट्रोल रहता है सर। यहां से आप जो गुड्स हैं उनको आप टच भी नहीं कर सकते कस्टम डिपार्टमेंट की परमिशन के बिना। आपने गुड्स को क्लियर करवाना है, गुड्स को देखना है, आपने कोई भी अपना कोई बायर आया उसको दिखाना है, आपका कस्टमर को दिखाना है गुड्स के यहाँ पड़े हैं, तो आपको परमिशन लेनी होगी फ्रॉम कस्टम डिपार्टमेंट, जो प्रोफेसर होता है उससे आपको यहाँ पर परमिशन लेनी होगी सर। सो इसमें हम कौन सी गुड्स रखेंगे, देखिएगा जो आपके प्राइवेट वेयर हाउस है, जो आपके पब्लिक वेयर हाउस है, यहाँ पे आप कोई भी गुड्स रख सकते हैं, लेकिन आपकी कुछ नोटिफाइड गुड्स होती है, देखिएगा ओनली नोटिफाइड गुड्स है। जो आपकी नोटिफाइड गुड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशल वेयर हाउस है वो वहीं पर ही रखी जाएगी सर। तो ऐसी कौन सी गुड्स होती है जहां पर हमें कस्टम डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी देखने के लिए भी, और वहां पे उनका लोग रहता है सर, वहां से आप एक गुड्स को भी उठा नहीं सकते उनकी परमिशन के बिना। तो लाइक कोई गोल्ड हो गया, आपने गोल्ड को इंपोर्ट करा है, आपने सिल्वर को इंपोर्ट करा है, या फिर कोई प्रीशियस मेटल है सर, तो बिल्कुल सही बात है सर, यहाँ पर जो कस्टम डिपार्टमेंट है उनका कंट्रोल होना ही चाहिए, अदरवाइज इसकी चोरी हो सकती है। कोई ऐसा किसी ने इंपोर्ट करी है गुड्स वगैरह, गोल्ड वगैरह, और वहां से चुपचाप निकाल के ले गया है तो गवर्नमेंट को नुकसान भी हो सकता है सर। दैट्स वाई यहाँ पे रहता है कस्टम का लॉक सर, कस्टम में रहता है लॉक सर। यहाँ से अपनी जो आपका अपने गोल्ड इंपोर्ट करा है, सिल्वर इंपोर्ट करा है, आप उसको टच तक नहीं कर सकते जब तक जो कस्टम ऑफिसर है आपको परमिशन नहीं देता सर। ठीक है, तो तीन तरह के हमारे वेयर हाउस होते हैं, एक होता है हमारा पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस। यहाँ पे आप कोई भी गुड्स कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं सर, लेकिन जो आपके नोटिफाइड गुड्स हैं लाइक आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या आपके प्रीशियस मेटल हो गए, वो रहेंगे हमेशा स्पेशल वेयर हाउस के अंदर सर। ठीक है, देखिएगा, हाँ आपके बात और ध्यान रखनी है, देखिएगा जो आपके पब्लिक वेयर हाउस है वो किसके हो सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हो सकते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या कोई पीएसयू होगी, या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया। ठीक है, ये किसका हो सकता है, आपका इंपोर्टर हो गया, या फिर अदर प्राइवेट कंपनी, ये आपके गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं, ये अपने प्राइवेट भी हो सकते हैं। बट इन केस में क्या होता है, इन केस में, तीनों केस में क्या होता है, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है सर, आपको लाइसेंस लेना पड़ता है फ्रॉम सीबीआईसी सर, सीबीआईसी से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, तो ही आपको यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। हाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ओनली ड्यूटीएबल गुड्स कैन बी वेयर हाउस्ड। ये आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऐसे ही, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिएगा, ऐसी गुड्स जिन पर ड्यूटी है, ऐसी गुड्स जिन पर ड्यूटी है, सिर्फ और सिर्फ आप उनको ही वेयर हाउस कर सकते हैं। कोई ऐसी गुड्स है जिस पर जो रेट है वो नील है सर, पर ड्यूटी ही नहीं है सर, जो एग्जाम्प्ट है, क्या उनको वेयर हाउस कर सकते हैं, क्या उनको वेयर हाउस में रख सकते हैं सर, बिल्कुल भी नहीं रख सकते सर। ठीक है, उनको आपको अलाउ नहीं कर सकता, जिन गुड्स पर ड्यूटी है सिर्फ सिर्फ उनको आप वेयर हाउस कर सकते हैं सर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। देन जो आपके स्पेशल वेयर हाउस है वहां पर रहता है आपका रिकॉर्ड बेस्ड कंट्रोल एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ कस्टम सर, वो आपका लोग रहता है, उनकी परमिशन के बिना आप यहाँ से गुड्स को निकाल नहीं सकते सर। या तो खाली आप फाइल करोगे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री और आप गुड्स को ले जाओगे सर। ठीक है, देन इस केस में क्या होगा, जो कस्टम ऑफिसर है आपको उसकी परमिशन लेनी होगी, प्लस आपको फाइल करनी होगी एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री सर। ठीक है, चलिएगा आगे चलिए हम। देन हमारा इसमें आता है सर कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, इसको देख लेते हैं। कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस बाय प्रिंसिपल कमिश्नर, कमीशन ऑन ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय द लाइसेंसी। जैसे कि हमने देखा कि चाहे आपके पब्लिक वेयर हाउस हैं, प्राइवेट वेयर हाउस हैं, या स्पेशल वेयर हाउस है सर, सर लाइसेंस लेते क्यों हैं, क्योंकि इनको कमाई होती है, इनको किराया मिलता है। आपके गुड्स पड़े हुए वेयर हाउस में, वो फ्री थोड़ा ना है वहाँ पे गुड्स रखना, उनका आपको किराया मिलता है सर। जो लाइसेंसी है जिसका वेयर हाउस है उसको किराया मिलता है। दैट्स वाई जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसका लाइसेंस लेती है, या फिर जो हमारा इंपोर्टर होता है वो खुद का ही वेयर हाउस बना लेता है ताकि उसका जो किराया वगैरह है वो बच जाए सर। ठीक है, इनको मिलता है लाइसेंस, तो इनको क्या करना होता है, इनको सभी रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। कस्टम ऑफिसर इनके पास आता है तो उनको जो बातें पूछ रहा है कस्टम ऑफिसर उसके जवाब देने पड़ते हैं सर। अगर जो लाइसेंसी है जिसको लाइसेंस मिला हुआ है फ्रॉम सीबीआईसी टू मेंटेन द प्राइवेट या पब्लिक वेयर हाउस सर, और उसने क्या किया, उसने अपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करे, उसने ब्रीच कर दिया कंडीशंस को सर, उसने ब्रीच कर दिया कंडीशन को, इन दैट केस क्या होगा, जो उसका लाइसेंस है वो कैंसिल हो जाएगा सर। ठीक है,
जो ऑफिसर है हमारा, प्रिंसिपल कमिश्नर है, जो कमिश्नर है, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर देगा सर। देन सस्पेंशन ऑफ द ऑपरेशन ड्यूरिंग पेंडेंसिंग ऑफ इंक्वायरी, जब इंक्वायरी चल रही होगी तो उसके सारे ऑपरेशन हम बंद कर देंगे, उस वेयर हाउसिंग के सभी ऑपरेशन बंद हो जाएंगे। देन नो गुड्स टू बी डिपॉजिटेड ड्यूरिंग सस्पेंशन पीरियड सर, जब आपको सस्पेंड कर दिया गया टेम्परेरी तौर पर, उस केस में क्या होगा, आप कोई भी गुड्स को उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते अपने वेयर हाउस के अंदर। देन क्या होगा, गुड्स टू बी रिमूव्ड विद इन 7 days ऑफ कैंसिलेशन टू अनदर वेयर हाउस या फिर क्लियर्ड फॉर होम कंजप्शन। जैसे उसका जो हमने देखिएगा, उसका जो हमने लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है, उसका जो लाइसेंस हमने सस्पेंड कर दिया है, बोल सकते हैं कैंसिल कर दिया हमने, तो उस केस में क्या होगा, आप जो गुड्स वगैरह है उसमें आप डिपॉजिट नहीं करवा सकते, उस वेयर हाउस में नहीं करवा सकते जिसका हमने सस्पेंड कर दिया, इसका हमने कैंसिल कर दिया सर। आपको क्या करना होगा, जो आपके गुड्स हैं आपको रिमूव करने होंगे 7 days के अंदर, उस वेयर हाउस से आपको निकालने होंगे, जो दूसरा वेयर हाउस आपको उसमें लेके जाने होंगे सर। या फिर आपको वेयर हाउस में ट्रांसफर नहीं करना तो आप करवा सकते हैं उसको, होम क्लियरेंस के लिए लेके जा सकते हैं उसको आप, ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो 7 days के अंदर आपने ट्रांसफर करना है किसी और वेयर हाउस के अंदर, या फिर आपने उसको क्लियर करवा लेना है फॉर होम कंजम्पशन सर, ठीक है, कोई और उसमें न्यू गुड्स उसमें एंटर नहीं होंगे सर, ठीक है। सेम बात आपके यहाँ लिखी गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको मार्क करा दूंगा कि कौन सा पॉइंट ऐसा है कि जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं चैप्टर में से। देखिएगा, न्यू चैप्टर ऐसा है कि मॉड्यूल में ऐड हुआ है, पहले था हमारे मॉड्यूल के अंदर, इसको हटा दिया गया था, देन इसको दोबारा वापस से लेके आया गया है। उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपसे मैं मार्क करवा दूंगा और आपको बता भी दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। देन इसको हमने देख लिया, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके बाद, देखिएगा, एज ड्यूटी विल बी पेड एट टाइम when goods are cleared for warehouse hence to protect the revenue। देखिएगा, तो ड्यूटी आप पे कब करोगे, जब आपके गुड्स वेयरहाउस से क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप गुड्स को लेके जा रहे हैं वेयरहाउस में, तो ड्यूटी किसके वेयरहाउस में लेके जाने की, आपकी है। आप अपनी गाड़ी मंगाओगे, ट्रक मंगाओगे, जो भी मंगाओगे उसमें गुड्स को लोड करोगे, आप उसको लेके जाओगे वेयरहाउस के अंदर, तो आप क्या पता कहीं और ही निकल जाओ रास्ते में से, तो इसमें कितना बड़ा रिस्क है। चलो आप वहां पे पहुंच भी गए, आपने अपने गुड्स वेयरहाउस में रख भी दिए, तो क्या पता आप आपके वेयरहाउस से गुड्स को आप खिसका दो कहीं ना कहीं, ये भी हो सकता है ना। तो गवर्नमेंट खुद को सिक्योर कर रही है, गवर्नमेंट खुद को सिक्योर कर रही है अपने रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए सर, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंपोर्टर मस्ट प्रोवाइड बॉन्ड प्लस सिक्योरिटी, आप इसको गारंटी बोल सकते हैं। देन इन केस ऑफ कंसाइनमेंट बॉन्ड सर, इसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट बॉन्ड, मींस जितनी आपकी मतलब कंसाइनमेंट आपकी आती है, जैसे कि आपने एक फाइल करी होगी यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री सर, ठीक है। पर बिल ऑफ एंट्री आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं पर कंसाइनमेंट सर, पर बिल ऑफ एंट्री या फिर पर कंसाइनमेंट। आपको क्या फाइल करना होता है यहाँ पर, कंसाइनमेंट बॉन्ड सर, इसको हम बोलते हैं कंसाइनमेंट बॉन्ड, पार्टिकुलर कंसाइनमेंट बेस सर, ठीक है। उसकी अमाउंट कितनी होती है, 3 times ऑफ ड्यूटी असेस, जितनी आपकी ड्यूटी बनती है उसका 3 गुना सर, 3 गुना को लेते हैं। देखिएगा, वाई 3 times, एक तो आपकी ड्यूटी की अमाउंट होगी, एक तो आपकी ड्यूटी की अमाउंट होगी, ठीक है। अगर आप इसको रास्ते में कहीं और लेके भाग जाते हैं, या फिर आप इसको वेयरहाउस से ऐसे चुपचाप निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा गलत काम करते हैं, तो आप पे लगती है यहाँ पर 100% की पेनल्टी सर, ठीक है। तो आपकी ड्यूटी की अमाउंट होगी, आपकी पेनल्टी की अमाउंट होगी, साथ में अगर आप गुड्स को क्लियर नहीं करवाते अपने वेयरहाउस से तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना होता है, तो इंटरेस्ट की अमाउंट होगी। तो इन तीनों अमाउंट को कवर करने के लिए जो आपकी ड्यूटी की अमाउंट है उसको हम 3 टाइम लेते हैं सर। आपका ड्यूटी, आपकी 100% पेनल्टी, हम एडवांस में लेते हैं कि आप भाग सकते हो, तो आपकी ड्यूटी, आपकी 100% पेनल्टी प्लस आपका इंटरेस्ट सर, तो इसको हम एडवांस में लेते हैं आपका 3 times ऑफ ड्यूटी एसेस। इसका हम आपसे एक तरह बॉन्ड लेते हैं, आपसे हम सिक्योरिटी लेते हैं, ये आप कहीं भाग ना जाओ सर, ठीक है। तो गवर्नमेंट कर रही है खुद को सिक्योर टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू सर। पर एक हमारा आता है सर जनरल बॉन्ड सर, जो होता है पर्सन बेस्ड, इसकी अमाउंट रहती है जो हमारा असिस्टेंट कमिश्नर है, जो हमारा डिप्टी कमिश्नर है, वो डिसाइड करता है सर, ठीक है। देखिएगा, तो एक हमारा इंपोर्टर है सर, एक हमारा इंपोर्टर है, बहुत बड़ा इंपोर्टर है, जो रेगुलर इंपोर्ट करता है सर, जो रेगुलर इंपोर्ट करता है, हर 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में उसका कोई ना कोई ऐसा पैकेज आता रहता है, उसके कंसाइनमेंट आता रहता है सर। तो क्या कहेगा, अरे यार मैं क्या करूं, मैं बार बार तुम्हें ये बॉन्ड साइन करता रहूं, मैं बार बार बॉन्ड लेके आऊं, अब बैंक में जाऊं, उनसे सिक्योरिटी लेके आऊं, उनसे गारंटी लेके आऊं, मैं तो ये काम करता रहूंगा, बार बार तुम्हारे को बॉन्ड देता रहूंगा। तो क्या करता है कि आप एग्जाम्पल लीजिएगा कि वो 6 मंथ का जो डिपार्टमेंट है वो देखेगा कि लास्ट 6 मंथ के अंदर उसने कितना इंपोर्ट करा,
उसका जो पास्ट रिकॉर्ड है लास्ट 6 मंथ के अंदर उसने कितना इंपोर्ट करा, उसके बेस पर उसके हम निकालेंगे एवरेज ड्यूटी। लास्ट 6 मंथ के अंदर उसने अपना कितना इंपोर्ट करा, उसके हम निकालेंगे एवरेज ड्यूटी, उसका हम करेंगे 3 गुना सर। ठीक है, उससे हम ले लेंगे जनरल बॉन्ड सर। मींस आने वाले 6 महीने तक वो उसको कोई भी बॉन्ड फाइल करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी गुड्स को इंपोर्ट कर सकता है सर। उसने 6 महीने का एडवांस में ही जो उसका बॉन्ड है वो फाइल कर दिया, इसको हम बोलते हैं जनरल बॉन्ड सर। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम देखेंगे पास्ट 6 मंथ के अंदर उसने कितना इंपोर्ट करा था, उसके हम निकालेंगे एवरेज ड्यूटी, इंटू में करेंगे 3 सर, उसका 3 टाइम्स सर। हम उससे उतने का बॉन्ड ले लेंगे, देन आने वाले 6 मंथ के लिए उसको हम अलाउ कर देंगे कि आपको कोई भी बॉन्ड फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप बॉन्ड फ्री उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, उसमें वेयर हाउस में आप रख सकते हैं सर। इसको हम बोलते हैं जनरल बॉन्ड। ये होता है पर्सन बेस्ड सर, पर्सन बेस्ड। आपने इसको एक बार फाइल कर दिया, देन आपको 6 मंथ तक कोई भी बॉन्ड फाइल करने की जरूरत नहीं है सर। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया 6 मंथ का, ये 3 मंथ भी हो सकता है, ये 1 ईयर भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंग जो हमारे एसी है, जो हमारे डीसी है, ये परमिट करेंगे अमाउंट कितनी होगी, तो इसके बेस पर ये होता है पर्सन बेस्ड सर। ठीक है जी, चलिएगा। हाँ, आपको ध्यान रखना है, इफ गुड्स वेयर हाउस आर ट्रांसफर्ड, जो आपकी गुड्स वेयर हाउस हुई है उसको आपने किसी और को सेल कर दिया है, अभी गुड्स वेयर हाउस में ही है, आई रिपीट, अभी गुड्स वेयर हाउस में ही है, आपने किसी और पर्सन को सेल कर दिया है, तो बॉन्ड तो आपके नाम का होगा, गारंटी तो आपके नाम की होगी, पर आपने इसको सेल कर दिया किसी और को। देन जो ट्रांसफरी है वो एक्सिक्यूट करेगा बॉन्ड एंड फर्निश करेगा सिक्योरिटी सर। ठीक है, जिसको आपने सेल कर दिया है वो फर्निश करेगा हमारा यहाँ पर बॉन्ड एंड सिक्योरिटी देगा सर। ठीक है, तो हमारी जो वेयर हाउस सेल होती है, हमने जीएसटी में पढ़ा था, क्या है, इस पर सप्लाई होती नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं आता, लेकिन जो हमारी ड्यूटी आती है इसके ऊपर एसडी 37 एंड 39 हमने पढ़ा था, तो आपको याद ही होगा उस चैप्टर में इसको कवर कर लिया था। लेकिन जो बॉन्ड होता है, पहले इंपोर्टर होता है उसने दिया होता है, लेकिन अब इसने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिया। अब जिम्मेवारी किस पे आ जाती है, जो उसका अब मालिक बन चुका है सर, तो उसको यहाँ पे बॉन्ड प्रोवाइड करना होगा, उसको यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी होगी सर, यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। बात क्लियर है आपको, देख लीजिएगा बुक से एक बार। ठीक है, इंपोर्टर मस्ट प्रोवाइड द बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, इसको आप बोल सकते हैं एज ए गारंटी फ्रॉम बैंक, गारंटी फ्रॉम बैंक। देन एक आप होता है कंसाइनमेंट बॉन्ड, जो होता है पर कंसाइनमेंट बेस्ड या पर बिल ऑफ एंट्री, जो होता है 3 टाइम ऑफ ड्यूटी असेसर, आपकी ड्यूटी का 3 गुना। 3 टाइम्स क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, आप बोलोगे कि एक तो ड्यूटी की अमाउंट, आपकी 100% पेनल्टी एंड आपका इंटरेस्ट सर, इसका एमसीक्यू भी आ सकता है। देन एक आपका होता है जनरल बॉन्ड सर, आप रेगुलरली इंपोर्ट करते हो, बहुत बड़े इंपोर्टर हो और बार बार आप बॉन्ड फाइल करोगे तो आपको दिक्कत भी आएगी, बार बार बैंक में जाना, अब उनको टाइम, वो कहेंगे बाद में आना, अभी टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या करते हैं आप 6 मंथ का एडवांस पे जो आपका बॉन्ड है वो फाइल कर देते हैं सर। आपका 6 मंथ का आप लेते हैं एवरेज, देन उसकी जो आपकी ड्यूटी की अमाउंट बनती है एवरेज 6 मंथ की, उसका आप करते हैं 3 टाइम्स, वो आप पे कर देते हैं उसका उस वैल्यू का बॉन्ड, देन आपको अलाउ कर देते हैं हम 6 मंथ के लिए। तो ये अमाउंट डिसाइड कौन करता है कि आपको इतनी देनी है, लास्ट 6 मंथ की करनी है, कितने मंथ की करनी है, तुम्हारे असिस्टेंट कमिश्नर है, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर है ऑफ कस्टम, वो डिसाइड करते हैं, देन आपको परमिट कर देते हैं। ये होता है हमारा पर्सन बेस सर, इंपोर्टर बेस सर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरल बॉन्ड सर। ये भी क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। टाइप ऑफ बॉन्ड्स कौन से होते हैं हमारे कस्टम के अंदर, इसके अंदर वेयर हाउस के लिए। देन इफ वेयर हाउस गुड्स आर ट्रांसफर्ड, देन ट्रांसफरी एक्सिक्यूट द बॉन्ड एंड फर्निश द सिक्योरिटी सर। ठीक है, देन इसको आपने सेल कर दिया, इसको आपने ट्रांसफर कर दिया गुड्स को, जो भी वेयर हाउस के अंदर है, तो ट्रांसफर की ड्यूटी बनती है कि वो फर्निश करेगा बॉन्ड एंड सिक्योरिटी सर। ठीक है, चलिएगा देखिएगा। देखिए पार्ट बी, पॉइंट नंबर 5, परमिशन फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस, सॉरी, परमिशन फॉर रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर डिपॉजिट इन वेयर हाउस। जो कस्टम ऑफिसर है वो आपको परमिशन देता है कि जो आपके गुड्स है आपने यहाँ पे इंपोर्ट करे हैं पोर्ट पर, आप उसको वहां से रिमूव करोगे, उसको आप लेके जाओगे वेयर हाउस के लिए सर। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, हाई चांस है इसी टॉपिक पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सर। सेक्शन नंबर 61 है, स्टडी मैटर क्वेश्चन भी पूछा गया इसके ऊपर। देखिए, जो प्रॉपर ऑफिसर है कस्टम का, वो ऑर्डर देगा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम कस्टम ऑटोमेटेड सिस्टम परमिटिंग डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयर हाउस। ठीक है, देन पॉइंट नंबर 6 आता है कि आपका टाइम पीरियड क्या रहेगा वेयर हाउस के लिए, एंड आप पे इंटरेस्ट कब चार्ज किया जाएगा।
देखिएगा इसके अंदर। सो गुड्स फॉर, देखिएगा, गुड्स फॉर 100% EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, EHTP, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, STP, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, मैन्युफैक्चरिंग इन वेयरहाउस, कैन बी वेयरहाउस टिल क्लियरेंस। तो इन केस में, अगर आप इस केस में आते हैं EOU, EHTP, STP या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन वेयरहाउस, इन केस में आपको अलाउ है कि जब तक आप चाहें आपके गुड्स को आप वेयरहाउस में रख सकते हैं, आप पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। आपके जो गुड्स वगैरह हैं, जो आपने ड्यूटी वगैरह है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज इफ यू आर EOU, EHTP, STP या फिर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन वेयरहाउस, ओके। देन अदरवाइज क्या होगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली क्या होगा। नॉर्मली क्या होगा इसके अंदर, तो आपको टाइम पीरियड मिलता है वेयरहाउस का, वो होता है यहाँ पर मैक्सिमम 1 ईयर। आई रिपीट, मैक्सिमम 1 ईयर। आपको 1 साल मिलता है मैक्सिमम, कि आप 1 साल तक आपके गुड्स को वेयरहाउस में रख सकते हैं। फ्रॉम ऑर्डर ऑफ डिपॉजिट इन वेयरहाउस, जब आपको ऑर्डर मिला, देखिएगा जिस दिन आपने उसको डिपॉजिट करवाया हम वहां से काउंट नहीं करेंगे। जब आपको ऑर्डर मिला गुड्स को वेयरहाउस में डालने का, अभी गुड्स आपके पोर्ट पर ही हैं, कस्टम पोर्ट पर ही हैं, जब आपको वहां से ऑर्डर मिला प्रॉपर ऑफिसर का कि आप गुड्स को वहां से रिमूव कर सकते हैं, जो आपका वेयरहाउस है वहां पर उसको आप लेके जा सकते हैं, तो उस दिन से हम इसको काउंट करेंगे, उस दिन से हम काउंट करेंगे आपके इस 1 ईयर को सर, ठीक है। तो आपको कितना पीरियड मिलता है यहाँ पर, 1 ईयर का, फ्रॉम ऑर्डर ऑफ डिपॉजिट इन वेयरहाउस, ओके। देन इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर से, आपको जो कमिश्नर है, प्रिंसिपल कमिश्नर है, उसको 1 ईयर से एक्सटेंड भी कर सकता है, ठीक है। देन वो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं इफ गुड्स लाइकली टू डिटोरेट। अगर आप एग्जांपल लीजिएगा, आप कोई फ्रूट वगैरह लेके आए हैं, आप लेके आए हैं मैंगो लेके आए हैं, आप संतरा लेके आए हैं, आप कोई ऐसा कोई फ्रूट लेके आए हैं, आपने इंपोर्ट करा है जो खराब हो सकता है, तो आपको वो 1 साल का टाइम नहीं देगा। 1 साल में तो उस मैंगो का, उस फ्रूट वगैरह कुछ और ही बन जाएगा, तो आपको 15 से 20 दिन मिलेंगे खाली, तो 15-20 दिन में आप उसका वेयरहाउस कर सकते हैं, ठीक है। कोई ऐसी आइटम है जो खराब हो सकती है, उस केस में जो आपका टाइम पीरियड है वो रिड्यूस कर देगा जो ऑफिसर है वहां का, ठीक है। देन इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट टिल 90 डेज, 90 दिन तक आप पे आपके जो गुड्स हैं, आपकी जो ड्यूटी है, उस पर कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। डिपॉजिट ऑर्डर, इसको हम कहां से काउंट करेंगे, जब आपको डिपॉजिट का ऑर्डर मिला था सर, ठीक है। देन आफ्टर 90 डेज, 9 डेज के बाद, इंटरेस्ट एट रेट ऑफ 15% पर एनम ऑन ड्यूटी पेबल एट टाइम ऑफ क्लियरेंस। जब आप गुड्स को क्लियर करवा रहे हैं, उस टाइम आपको जो ड्यूटी पे कर रहे हैं, उसके पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 15% पर एनम की रेट से, यहाँ पर फ्रॉम 91 डेज टू टिल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ओके। देखिएगा, आपको इसमें ध्यान रखना है कि देखिए हमने यहाँ पे क्या बात बोली है, हमने यहाँ पे बोला है कि आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 15% की रेट से। किस पर पे करना होगा, जो आप ड्यूटी की अमाउंट को पे कर रहे हैं, जो आप ड्यूटी की अमाउंट को पे कर रहे हैं, आप गुड्स को क्लियर करवा रहे हैं, उस दिन आप जो ड्यूटी की अमाउंट को पे कर रहे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा 15% की रेट से, पर एनम की रेट से सर, ठीक है। कब से काउंट करेंगे, 91st डे से लेकर यहाँ पर टिल पेमेंट ऑफ ड्यूटी, टिल पेमेंट ऑफ ड्यूटी तक, ठीक है। तो आप एग्जांपल लीजिएगा कि आपकी जो गुड्स आप क्लियर करवा रहे हैं, जब आपने गुड्स को वेयरहाउस किया तो आपकी गुड्स पर ड्यूटी थी, 10% की रेट से आपकी गुड्स पर ड्यूटी थी, लेकिन जब आप गुड्स को क्लियर करवा रहे हैं फ्रॉम वेयरहाउस, उस दिन आपके जो गुड्स हैं वो एग्जम्प्ट हो गए, आपके रेट ही नील हो गए, जो आपके गुड्स हैं उसके रेट ही नील हो गए हैं। तो क्या आपको यहाँ पे इंटरेस्ट पे करना होगा, ध्यान दीजिएगा। आप जो ड्यूटी पे करते हैं गुड्स के ऊपर, जो आपने वेयरहाउस करी है, तो आप उसकी ड्यूटी पे करते हैं जब आप फाइल करते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, उस दिन के जो ड्यूटी रेट होते हैं वो लेते हैं। अगर उस दिन आपके जो ड्यूटी रेट है वो नील हो गए इस गुड्स के ऊपर, वो गुड्स से एग्जम्प्ट हो गई है, तो आपको ड्यूटी पे करनी ही नहीं पड़ेगी उसके ऊपर। तो क्या उस हम इंटरेस्ट पे करेंगे, क्योंकि जब इंटरेस्ट की अमाउंट निकालते हैं हम उस ड्यूटी के अमाउंट पे निकालते हैं। तो देखिएगा, इफ नो ड्यूटी इज पेबल, एग्जांपल लीजिएगा, अगर आपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर दिया फ्रॉम वेयरहाउस, आपको गुड्स को वेयरहाउस एक्सपोर्ट करना अलाउड है, अगर आप उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं तो आपकी जो ड्यूटी की अमाउंट है वो माफ कर दी जाती है, हम आगे पढ़ेंगे अभी। या फिर आपके जो ड्यूटी के रेट हैं वो बिकम नील हो गए हैं, वो एग्जम्प्ट हो गई है गुड्स आपकी, देन सो नो इंटरेस्ट एप्लीकेबल, तो आपको इंटरेस्ट पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके स्टडी मैटर क्वेश्चन भी है ये, ओके। देन गुड्स नॉट रिमूव्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ परमिटेड पीरियड। देखिएगा, आपको यहाँ पे टाइम मिला 1 साल का गुड्स को रखने के लिए वेयरहाउस के अंदर,
या फिर जो ऑफिसर ने कुछ एक्सटेंड भी कर दिया होगा। मींस जो आपको टाइम पीरियड परमिटेड किया गया है उस टाइम के अंदर अगर आप गुड्स को क्लियर नहीं करवाते, अपने वेयर हाउस से लेकर नहीं जाते, इन दैट केस को हम मान लेंगे कि आपके गुड्स क्या है, डीम टू बी इम्प्रॉपरली रिमूव्ड, कि आपने उनको रिमूव कर लिया। क्योंकि अगर आप जो गुड्स हैं आपके वेयर हाउस में रहते हैं तो उसके से हम रेट कौन से लेते हैं, जिस दिन आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं, जिस दिन आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। चलिएगा, इसको मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा आगे, पहले इतना सुन लीजिए। देन डेट ऑफ ड्यूटी शैल बी टेकन ऑन दैट डेट, जिस दिन आपका जो टाइम पीरियड हो गया वो एंड हो चुका है, जिस दिन आपका टाइम पीरियड एंड हो चुका है हम उस दिन के रेट लेंगे, ना कि जब आप बाद में बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, फॉर एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं हम उस दिन के रेट नहीं लेंगे। जिस दिन आपका जो टाइम पीरियड एंड हो चुका है हम उस दिन के रेट लेंगे सर। ठीक है, सो हम एक बार एनालाइज कर लेते हैं आराम से। देखिएगा, मैं आपको एग्जांपल समझा भी देता हूं, हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। तो यहां पे आपका शिप में गुड्स आए आपके, ठीक है। देन आप इसकी यहां पे अनलोडिंग करी, देखिएगा। तो आप इसमें फाइल कर सकते हैं बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, या फिर आप फाइल करेंगे बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, है ना, इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो इसको हम फाइल करते हैं सेक्शन नंबर 46 के अंदर, इन दोनों को ही। देन अगर आप गुड्स को क्लियर करवा रहे हैं होम कंजप्शन के लिए तो आपको यहाँ पे क्लियरेंस मिलता है सेक्शन नंबर 47 के लिए। सेक्शन नंबर 47 के अंदर आपको यहाँ पे क्लियरेंस ऑर्डर मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है फॉर वेयर हाउस तो आपको ऑर्डर कहां पे मिलता है, यहां पर सेक्शन नंबर 61 के अंदर। सेक्शन नंबर 61 के अंदर यहां पे आपको ऑर्डर मिलता है कि आप गुड्स को वेयर हाउस में लेकर जा सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर टू डिपॉजिट गुड्स इन वेयर हाउस, ठीक है। आपके गुड्स को आप वेयर हाउस में लेकर जा सकते हैं। इसके बाद देन यहां पे क्या होगा, यहां से हम काउंट करेंगे 90 डेज। देखिएगा, आप एक गुड्स रख सकते हैं यहां पर वेयर हाउस के अंदर मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। इसको हम काउंट कब से करेंगे, जब आपको ऑर्डर मिला था, जब आपने गुड्स को डिपॉजिट करा वेयर हाउस से तब से इसको काउंट नहीं करेंगे। जिस दिन जो हमारा प्रॉपर ऑफिसर है उसने आपको ऑर्डर दिया टू डिपॉजिट गुड्स इन वेयर हाउस, इसको हम तब से काउंट करेंगे। तो आपको मिलेगा 1 ईयर मैक्सिमम प्लस एक्सटेंशन 1 ईयर बाय प्रिंसिपल कमिश्नर या फिर कमिश्नर, ओके। देन आपको यहां पे मिलता है सर 90 डेज का विदाउट इंटरेस्ट पीरियड। 90 दिन तक आप क्या कर सकते हो, यहां पे बिना इंटरेस्ट के आपके जो गुड्स हैं उसका वेयर हाउस में रख सकते हो, जो आपकी ड्यूटी पे आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देखिएगा, इसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड, इंटरेस्ट फ्री पीरियड। बट फ्रॉम 91st डे क्या होगा, 91st डे से क्या होगा, आप पर जो इंटरेस्ट है, आपकी जो ड्यूटी के अमाउंट की इंटरेस्ट है, ड्यूटी के अमाउंट उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पे इंटरेस्ट चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, एट द रेट 15%। इसको हम कैलकुलेट करेंगे डे वाइज, डे बेस्ड कैलकुलेशन, डे बेस्ड कैलकुलेशन। ठीक है, कब तक काउंट करेंगे इसको हम, टिल डेट ऑफ
पेमेंट ऑफ ड्यूटी। टिल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ओके, देन इसमें हम देखिएगा जो इंटरेस्ट है हम किस अमाउंट पे निकालेंगे। जो आप इंटरेस्ट पे करोगे स्टार्ट कब से होगा, 91st डे से होगा, ठीक है, और एंड कब तक होगा, जितनी आप पेमेंट करें ड्यूटी के अमाउंट को। तो इस इंटरेस्ट को हम किस अमाउंट पे निकालेंगे, देखिएगा ऑन द अमाउंट पेबल ऑन द टाइम ऑफ क्लियरेंस, ऑन द टाइम ऑफ क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन, या आप बोल सकते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, हम बोल सकते हैं एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो इसमें दो केस आते हैं हमारे, देखिएगा ध्यान से देखिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ये, इससे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये पूरा सेक्शन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आता है केस 1 या केस 2। केस 1 में क्या होगा, आपकी ड्यूटी की अमाउंट यहां पर आ रही है, ड्यूटी पेबल 5 लाख रुपीज, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट विल बी ऑन 5 लाख। तो आपका इंटरेस्ट निकाल जाएगा हमारा 15% की रेट है, पर एनम की रेट से है, इसको हम कैलकुलेट करेंगे डे वाइज, ठीक है, 91st डे से लेकर हमारा टिल द डेट ऑफ पेमेंट, इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो आपका आएगा इंटरेस्ट 5 लाख की अमाउंट पर, जो आपकी ड्यूटी की अमाउंट है जो आप पे करोगे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करते हैं। या फिर आप केस टू लीजिएगा, इसमें क्या हो गया आपका, जो आपकी ड्यूटी की अमाउंट आ रही है वो नील आ रही है, ड्यूटी पेबल नील, मींस आपकी जो गुड्स है वो एग्जाम्प्ट हो चुकी है। जब आपको ने फाइल करी है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन फ्रॉम वेयरहाउस एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, तो आपकी जो ड्यूटी की अमाउंट है वो नील हो चुकी है, आपकी गुड्स एग्जाम्प्ट हो चुकी है, आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। देन इन दैट केस क्या होगा, वेदर इंटरेस्ट पेबल और नोट, बताइए, हमने पढ़ा पहले कि कोई भी आपको इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, ठीक है। दो केस तो ये वाले हो गए, एक मैंने आपको क्या बताया था, इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स। देखिएगा यहां पे आपके गुड्स को टाइम मिला 1 ईयर का, देन आपने उसको एक्सटेंड भी करवा लिया 1 ईयर से, ठीक है, आपको इतना अलाउ किया गया, तो यहां पे आपको जो टाइम पीरियड है वो यहां पे एंड हो रहा था, तो यहां पे आपने आपके गुड्स अपने यहां से क्लियर करवा लेने थे, पर आपने गुड्स यहां पे क्लियर करवाए ही नहीं, और आपने गुड्स क्लियर कराई यहां पर, ठीक है, आपने गुड्स क्लियर कराई यहां पर, तो आप यहां पे ड्यूटी पे करोगे और आप यहां पे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करोगे। तो हम क्या बोलते हैं, हम ड्यूटी की रेट कौन से लेते हैं, हम रेट लेते हैं जिस दिन आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं, हम ड्यूटी रेट लेते हैं जिस दिन आप एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल कर रहे हैं। लेकिन आपकी लास्ट डेट तो ये वाली थी, वेयरहाउस से क्लियर करने की आपकी लास्ट डेट ये वाली थी, तो आप क्लियर ये वाले कर रहे हैं, तो हम रेट कौन से लें, रेट ये वाले लें या फिर ये वाले लें, हम ये वाले नहीं लेंगे एक्स बॉन्ड वाले, हम ये वाले लेंगे जो आपकी लास्ट डेट थी टू फाइल द एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, टू फाइल द एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, आपके वेयरहाउस से गुड्स को क्लियर कराने की जो लास्ट डेट थी, हम उस दिन के यहाँ पे रेट ले लेंगे सर, ठीक है। आपका इंटरेस्ट भी इस अमाउंट पे आएगा और आपका जो ड्यूटी होगी वो भी जो इस रेट की दिन का रेट होगा हम उसको लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है आपको, चलेगा, आगे देख लेते हैं इसको, ठीक है, आप लिख लीजिएगा, इसका मतलब है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, देन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क,
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ठीक है। देन मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस, इसको हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसको अपन ध्यान रखना है, जो बातें मैंने लिखवाई है आपको, जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, इसको अपन ध्यान रखना है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखिएगा मैंने पहले लिखा भी हुआ है, पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 99% आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी टॉपिक पे आएगा। चलिएगा, जो हमने इंटरेस्ट निकालना है तो हमने डे कैसे कैलकुलेट करने हैं, आपको इसमें डिफिकल्टी आएगी, दैट्स वाइज हम इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं हम। चलिएगा, आपकी बुक के अंदर लास्ट में दिया गया एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिएगा, जो आपका आरटीपी का मई 22 का क्वेश्चन है। ओके, इसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, एग्जाम्पल ऑन इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो राधेश्याम engaged in manufacturing in Rajasthan, imported goods in May, did not clear the goods from port for home consumption, instead presented into bond bill of entry on 14 May। तो 14 मई को उसने फाइल करी यहाँ पर into bond bill of entry, and जो आपकी सेसेबल वैल्यू है on that date वाज क्या है $235,000। ओके, एंड ऑर्डर परमिटिंग द डिपॉजिट ऑफ गुड्स इन वेयरहाउस फॉर 4 मंथ्स। तो आपको यहाँ पर सिर्फ 4 मंथ का टाइम दिया गया है सर। आपकी गुड्स ऐसी होगी तो खराब हो सकती है, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 4 महीने का टाइम दिया गया है। ऑन 21 मई, ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है? जो आपका 9 डेज का पीरियड है, जो आपका 4 मंथ का पीरियड है, इसको हम काउंट करेंगे इस दिन से। ओके, he deposited the goods in warehouse same day but did not clear the goods even after warehousing period। तो इसने गुड्स को क्लियर नहीं किया, इसने गुड्स को क्लियर बाद में किया, जो इसका पीरियड था वो एंड हो चुका था। तो हम कौन से रेट लेंगे? जो उसकी लास्ट डेट थी वहां से क्लियर कराने की, हम उस दिन के रेट लेंगे। गोट ओवर ऑन 21 सितंबर, एंड ए नोटिस वाज इश्यूड डिमांडिंग द ड्यूटी अमाउंट एंड द इंटरेस्ट। ही क्लियर द गुड्स ऑन 14 नवंबर, उसने गुड्स को क्लियर किया यहाँ पर 14 नवंबर को, ठीक है। एंड द कस्टम ड्यूटी पेड ऑन रिमूवल ऑफ गुड्स इज 8,28,000 सर। देखिएगा, तो हम यहाँ पे रेट कौन से लेंगे? जो आपकी लास्ट डेट थी सर, ना कि इस डेट के लेंगे सर। तो हमको जो ड्यूटी है उन्होंने ऑटोमेटिक कैलकुलेटर दे रखी है, आपने ड्यूटी के अमाउंट को निकालना नहीं है क्वेश्चन के अंदर, आपको निकालना है इंटरेस्ट के अमाउंट को। जो आपकी ड्यूटी के अमाउंट पर आएगा, जो आपका इंटरेस्ट है वो आपकी ड्यूटी अमाउंट पे आएगा, ड्यूटी ने इनको निकाल करके दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। देन कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल, ये आपको बोल रहे हैं कि हम ईओयू और एसटीपी नहीं है सर, ठीक है। इनको इंटरेस्ट पे ही नहीं करना होता, इनको अनलिमिटेड पीरियड अलाउड होता है ना। देन देखिएगा, तो हमको इंटरेस्ट निकालना है एज पर सेक्शन नंबर 61 अंडर कस्टम एक्ट 1962, ठीक है। देखिएगा, इफ गुड्स नॉट यूज्ड इन 100% ईओयू एसटीपी रिमेन इन वेयरहाउस बियॉन्ड पीरियड ऑफ 90 डेज, तो 90 दिन का आपको अलाउ किया गया है, आप गुड्स को रख सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसके बियॉन्ड आपको इंटरेस्ट की अमाउंट पे करनी होगी सर। किस रेट से पे करेंगे? 15% पर annum के रेट से पे करेंगे सर। ऑन अमाउंट ड्यूटी पेबल एट टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ गुड्स सर, फॉर पीरियड फ्रॉम एक्सपायरी ऑफ 90 डेज टिल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी, एंड द पीरियड ऑफ 90 डेज इज कमेंसिंग फ्रॉम डेट ऑफ ऑर्डर परमिटिंग डिपॉजिट इन वेयरहाउस एक्सपायर ऑन 19 अगस्त। देखिएगा, एक सेकेंड रुकेगा, ये क्या कह रहे हैं कि देखिएगा, आपका जो हम 90 पीरियड का पीरियड हम कहां से काउंट करेंगे? 21 मई से काउंट करेंगे, यहां से हम काउंट करेंगे यहाँ पे 90 डेज। देखिएगा, आपको इसमें क्या ध्यान देना है? जो आपका 21 डे है ऑफ मई, जिस दिन आपको यहाँ पे ऑर्डर मिला है, जो प्रोफेसर आपने उसने आपको यहाँ पे ऑर्डर दिया है, हम उस डे को यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे। जो 21 मई है उसको हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, उसे नेक्स्ट डे से काउंट करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जिस दिन आपको ऑर्डर मिले हैं गुड्स को क्लियर करने के लिए, तो आपके वेयरहाउस में लेके जाने के लिए, तो वो वाला दिन हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे सर, ये डे यहाँ पे काउंट नहीं होगा। आप काउंट करोगे 22 मई से, ठीक है। तो मई में डे होते हैं हमारे 31, देख लेते हैं कितने बनते हैं। 31 माइनस 1, 10 प्लस 30 ऑफ जून प्लस 31 ऑफ जुलाई, कितने हो चुके हैं हमारे? 71 हो चुके हैं, प्लस 19 ऑफ अगस्त। देखिएगा, ये क्या बोल रहे हैं हमारे को?
हाँ 19 ऑफ अगस्त, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो पीरियड है 90 डेज का वो एंड हो जाता है। मैं इसको दोबारा देख लेता हूँ एक बार आप भी मैच कर लीजिए, कोई हम गलत कैलकुलेट ना कर दें इसको। जिस दिन आपको ऑर्डर मिले हैं उस दिन को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते, हम काउंट करेंगे 22 ऑफ मई से। देन आपके मई में मंथ होता है 31 का, देन 10 ऑफ मई, 30 ऑफ जून एंड 31 ऑफ जुलाई, देन 19 ऑफ अगस्त। हाँ जी, तो आपका अगस्त का आता है ये 19 ऑफ अगस्त। यहां पर जो आपके 90 डेज है वो एंड हो रहे हैं। आई रिपीट, यहां पर जो आपके 90 डेज है वो एंड हो रहे हैं। तो इस टाइम के अंदर आपको कोई भी इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपका इंटरेस्ट काउंट होगा आपका 20 ऑफ अगस्त से, 20 ऑफ अगस्त से आपका इंटरेस्ट काउंट होना स्टार्ट होगा, ठीक है। जब आपका 91st डे है टिल डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो आपने पे कब करी है, आपने पे करी यहाँ पर 14 ऑफ अक्टूबर को, आपने पे करी है 14 ऑफ अक्टूबर को। तो आपके अगस्त के दिन आ जाएंगे यहाँ पर आपके 11 + 1 डे, आपके 12 डेज तो आएंगे आपके अगस्त के यहाँ पर। देन 30 डेज ऑफ सितंबर आएंगे एंड 14 डेज ऑफ अक्टूबर आएंगे, ठीक है। 30, 14 एंड 12, 56 डेज। तो आपकी ड्यूटी की अमाउंट है 1,28,000, 15% की रेट से 56 डेज के लिए बाय 365। तो आपकी ड्यूटी अमाउंट आती है 19,055। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, 5 से 8 मार्क्स तक का, 9 मार्क्स का भी आ सकता है। एग्जाम में करके आना, आपको पूरे मार्क्स में मिल जाएंगे सर, ठीक है। चलिए आगे चलिए। हाँ, बस आपने ध्यान रखना है कि जिस दिन आपने गुड्स को आपको ऑर्डर मिला यहाँ पर, उस दिन को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते। जिस दिन आपको यहाँ पे ऑर्डर मिला उस दिन को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते, आपने इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। वरना अदरवाइज आपका जो क्वेश्चन है, आपको जो डेट है वो गलत हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन मैंने दिए हैं हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर, उसको भी करेंगे, 2-3 क्वेश्चन उसमें भी है, तो आपको इसमें और क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए देन हमने एग्जांपल कर लिया। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पर ओनर्स राइट रिलेटेड टू वेयरहाउस गुड्स। देखिएगा, जो उस गुड्स का ओनर है, उस गुड्स का मालिक है, जो गुड्स वेयरहाउस के अंदर है, जिस पर्सन ने गुड्स को इंपोर्ट करा है, उससे क्या क्या राइट्स है व्हेन गुड्स आर इन वेयरहाउस। जब आपके गुड्स वेयरहाउस में है तो जिस पर्सन ने उन गुड्स को इंपोर्ट करा है उसके क्या क्या राइट्स हैं व्हेन गुड्स आर इन वेयरहाउस। देखिएगा, ही कैन इंस्पेक्ट द गुड्स, वो देख सकता है कि मेरे गुड्स कैसे पड़े हैं, किस हालात में पड़े हैं, सही है कि नहीं है। देन कोई उसका कस्टमर आता है तो उसको दिखाने के लिए भी वेयरहाउस में आ सकता है सर, ठीक है। और उन गुड्स को सेल करना है, वो कस्टमर आता है उसको दिखाने के लिए वेयरहाउस में लेकर आ सकता है। देन वो चेक कर सकता है कि उसके कोई गुड्स वगैरह डैमेज तो नहीं हो गए हैं, खराब तो नहीं हो गए हैं, तो चेक कर सकता है कि उसके गुड्स डैमेज तो नहीं हो गए हैं। तो राइट्स हैं ऑफ ओनर व्हेन गुड्स आर इन वेयरहाउस, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, आपका जो एमटीपी है नवंबर 22 का, उससे पूछा भी गया है। ओके, सेम बात आपकी बुक में लिखी गई है यहाँ पर। देन आपका आता है सर, देखिएगा, सेक्शन नंबर 65, मैन्युफैक्चर ऑपरेशन ऑन वेयरहाउस गुड्स। रेडीमेड क्वेश्चन भी है, इससे भी आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पे क्या कह रही है आपको, जो आपके गुड्स है आप उनको वेयरहाउस में रखिए और आप वहां पे उसको मैन्युफैक्चर कीजिए। लाइक आप कोई रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं तो आप वहां पे मैन्युफैक्चर कर गुड्स को एक्सपोर्ट कर दीजिए। लाइक आपने कपड़ा मंगाया, आपने मंगाया फैब्रिक और आपने उसे शर्ट बना दी, यहाँ पर आपने इंपोर्ट किया फैब्रिक का और आपने उसको शर्ट बना दी इसी हमारे वेयरहाउस के अंदर, ठीक है। क्योंकि जब तक आपके गुड्स वेयरहाउस में है आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है, जब तक आपके गुड्स वेयरहाउस में है आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या कीजिए, आपका जो वेयरहाउस का आपका जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग का, आप वहीं पे लगा दीजिए। आप पहले ड्यूटी को पे करोगे यहाँ पर, देन गुड्स को क्लियर कराओगे, तो उसके बाद आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे अपने प्लांट में जाकर के, फिर उसको आप एक्सपोर्ट करोगे, तो आपको दिक्कत आएगी। आपने करना तो एक्सपोर्ट ही है। तो गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है, जो वेयरहाउस है, आप वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। अगर वो पब्लिक वेयरहाउस है तो आप उनसे परमिशन ले सकते हैं कि आपको अलाउ कर देंगे, आप वहीं पे अपना प्लांट लगा लेना उनके वेयरहाउस में ही, ठीक है। या फिर अगर वो प्राइवेट वेयरहाउस है तो आपका खुद का वेयरहाउस है, आप उसका लाइसेंस ले सकते हैं। आपका खुद का वेयरहाउस है तो आप उसका लाइसेंस ले लीजिए, ठीक है।
और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और आप वहां से एक्सपोर्ट कर दीजिए। जो आपकी ड्यूटी की अमाउंट है वो आपको माफ कर दी जाएगी, क्योंकि आपने गुड्स को क्लियर तो करवाया ही नहीं। जो आपने वहां से इंपोर्ट किया था आपने उन्हें क्लियर करवाया ही नहीं, आपने वहीं से एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपकी ड्यूटी की अमाउंट है वो आपकी माफ हो जाएगी। आपको इंटरेस्ट भी पे नहीं करना होगा। और आपको देखिएगा, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं इन वेयर हाउस तो आपको इंटरेस्ट भी पे करने की जरूरत नहीं है। जो आपकी ड्यूटी की अमाउंट है वो भी आपकी माफ हो जाएगी। अगर जो आपने यहाँ पे गुड्स बनाई है, आपने जो शर्ट बनाई है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं तो आपकी ड्यूटी की अमाउंट वो भी आपकी माफ हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, इसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑन वेयरहाउस गुड्स। So importer can perform manufacturing operation on goods warehouse in private और special warehouse। पब्लिक में भी कर सकता है, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, वो रह गया। देन ये क्या कह रहे हैं कि आप गुड्स को इंपोर्ट कीजिए, आपका जो मटेरियल वगैरह है उसको इंपोर्ट कीजिए, आपका जो वेयरहाउस है उसमें ही आप मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए, तो आपको ड्यूटी की अमाउंट पे करनी ही नहीं पड़ेगी सर। आपको ड्यूटी की अमाउंट पे करनी ही नहीं पड़ेगी। तो क्या होगा, आप वहीं से गुड्स को एक्सपोर्ट कर दोगे तो आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, ना ही आपको ड्यूटी की अमाउंट पे करनी होगी। सिंपल सी बात है। हाँ, ये आपको तब अलाउड है कि आप गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वहां से। अगर आपने यहाँ पर आपने फैब्रिक मंगाया, आपने उसे शर्ट बनाई, तो आपने उसको एक्सपोर्ट नहीं करा, आपने उसको इंडिया में क्लियर कर लिया, आपने उसको इंडिया में सेल कर दिया, देन आपसे ड्यूटी के अमाउंट को चार्ज कर लिया जाएगा। इसको हम देख लेते हैं एक बार, देखिएगा। इंपोर्टर कैन परफॉर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ऑन गुड्स वेयरहाउस इन प्राइवेट, पब्लिक या फिर स्पेशल वेयरहाउस। ठीक है, यहां पे कौन सा होगा, अगर आपने कोई गोल्ड मंगाया है, आपने गोल्ड से ज्वेलरी बनानी है, गोल्ड से आपने ज्वेलरी बनानी है, तो आप यहां पे बनाओगे, क्या तो आपको अलाउड नहीं है गोल्ड का कोई भी ट्रीटमेंट करना, है ना। देन आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड, आपने मंगाया फैब्रिक, तो आपने उसे शर्ट बनाकर आपने एक्सपोर्ट कर दिया। इन दैट केस क्या होगा, जो आपकी ड्यूटी की अमाउंट है वो आपकी फुल्ली लिमिटेड हो जाएगी, मतलब माफ कर दी जाएगी, आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, साथ में क्या होगा, जो आपका इंटरेस्ट है आपको वो पे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर नो इंटरेस्ट एंड नो ड्यूटी अमाउंट। ठीक है, तो ये बात रही कि जो आपने शर्ट बनाया आपने उनको एक्सपोर्ट कर दिया, जो आपने शर्ट बनाया फैब्रिक का यूज करके, जो आपने इंपोर्ट किया रॉ मटेरियल, आपने उनको एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन आपने जो शर्ट बनाया है उसमें कुछ वेस्ट भी निकला होगा, वो कपड़े निकलते हैं, थोड़े थोड़े लगा लीजिए, तो जो वेस्ट निकला है उसको अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो होगा नहीं, कपड़ा वो खराब हुआ कौन लेगा, या तो आप उसको इंडिया में क्लियर करवा के बेच दोगे। तो आप उसका अगर क्लियर करवाते हैं तो कुछ ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसका जो वेस्ट है उसका क्या होगा, तो उस पर आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, नहीं पे करनी पड़ेगी, उसको हम देख लेते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट ड्यूरिंग सच प्रोसेस, तो आपने फैब्रिक का यूज कर शर्ट बनाया जिससे कुछ वेस्ट जनरेट हुआ सर। ठीक है, देखिएगा यहां पे आपको मिलते हैं दो ऑप्शन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ओके, देखिएगा, व्हेन वोल पार्ट ऑफ रिजल्टिंग गुड्स आर एक्सपोर्टेड, वोल या फिर पार्ट, या तो आपने सारे गुड्स अपने एक्सपोर्ट कर दिए, जो आपने शर्ट बनाई आपने सारी एक्सपोर्ट कर दी, या फिर आपने 100 बनाई आपने 50 एक्सपोर्ट कर दी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं जो आपने एक्सपोर्ट कर दी, जो शर्ट आपने एक्सपोर्ट कर दी उनका जो हमारा वेस्ट था, आई रिपीट, जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट कर दी, जो शर्ट आपने एक्सपोर्ट कर दी उनका जो वेस्ट था हम उसकी बात कर रहे हैं, उस पर क्या होगा, इंपोर्ट ड्यूटी रेमिटेड, जो आपकी ड्यूटी है वो माफ कर दी जाएगी इफ सच वेस्ट इज डिस्ट्रॉयड, जो आपका वेस्ट है आप उसको जला देते हैं, आप उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, और पे ड्यूटी एट रेट ऑफ वेस्ट सर, तो अगर आपने उस गुड्स को क्लियर करवाना है इंडिया के अंदर, अगर आपने उन गुड्स को क्लियर करवाना है इंडिया के अंदर, जो आपका वेस्ट है, तो आपको पे करना होगा उस पर ड्यूटी का रेट एज ए वेस्ट, कि आपने फॉरेन से वेस्ट इंपोर्ट करा है, जो उस वेस्ट पर जो रेट होंगे आपको उस रेट है यहाँ पर ड्यूटी को पे करना होगा। ठीक है, या फिर उसको आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आपकी जो ड्यूटी है वो माफ कर दी जाएगी। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे गुड्स जो आपने एक्सपोर्ट कर दिए हैं सर, ऐसे गुड्स जो आपने वहां से एक्सपोर्ट कर दिए हैं, चाहे सारे कर दिए हैं चाहे पार्ट कर दिए हैं, जो आपने एक्सपोर्ट कर दिए हैं हम उसके वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर वोल या फिर पार्ट रिजल्टिंग गुड्स आर क्लियर्ड फॉर होम कंजम्पशन, आपने इनको क्लियर करवा लिया इन इंडिया,
आपने इनको क्लियर करवा लिया इन इंडिया, या तो आपने सभी को क्लियर करवा लिया, या फिर आपने 50 आपने एक्सपोर्ट करे थे, 50 आपने इंडिया में क्लियर करवा लिए हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो आपने इंडिया में क्लियर करवा ली हैं, जो आपने इंडिया में सेल करते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेस्ट के बारे में, जो आपने, जो वेस्ट आया कहां से है, वो आया उन शर्ट से है जो आपने इंडिया में सेल कर दिया, इंडिया में आपने क्लियर करवा दी है। ठीक है, देन क्या होगा, आपको ड्यूटी पे करनी होगी एज ए रेट ऑफ ओरिजिनल इंपोर्टेड आइटम, मींस फैब्रिक। शर्ट को बनाने के लिए आपने फैब्रिक का इंपोर्ट किया था, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने पहले शर्ट क्लियर करवा ली इंडिया के अंदर सेल करने के लिए, देन आप उसका जो वेस्ट है आप उसको क्लियर करवा रहे हैं। तो हम ये मान रहे हैं कि आपने जो फैब्रिक है, आई रिपीट, जो फैब्रिक है आपने वही उसकी रेट से हम यहाँ पे ड्यूटी कर लेंगे सर, जो फैब्रिक की रेट है हम उससे आपको ड्यूटी को लेंगे। क्योंकि देखिएगा, आपके गुड्स यहाँ वेयर हाउस के अंदर आए थे, आपने जब इंपोर्ट किया था आपके गुड्स वेयर हाउस में आए थे, आपने यहाँ पे शर्ट बना ली, ठीक है, शर्ट को आप इंडिया में बेच रहे हैं, ठीक है, तो इस पे रेट कौन सा आएगा, जो हमारा फैब्रिक का रेट है उसका ही आएगा। लेकिन जो उसका वेस्ट है, क्या इसको हम रेट वेस्ट वाला लगा दें कि आपने वेस्ट मंगाया था, तो ये तो गलत बात हो जाएगी ना, क्योंकि आपने क्या करा है, वो गुड्स आपने इंडिया में सेल कर दी हैं, जो शर्ट्स आपने बनाए हैं वो आपने इंडिया में सेल कर दी हैं, उसका हम रेट लेंगे फैब्रिक वाला। लेकिन जो आपका वेस्ट है, जो आपका वेस्ट है, या तो आपने उसको एक्सपोर्ट कर दिया था तो हमने खाली उस पर वेस्ट के रेट लगाए थे, लेकिन आपने क्या करा, उन गुड्स को आपने इंडिया में क्लियर करवा लिया शर्टों बनाने के बाद, तो आपको क्या करें यहाँ पे गवर्नमेंट, जो आपका वेस्ट है उस पर रेट वेस्ट से नहीं आएगा, उसका रेट फैब्रिक वाला रेट आएगा उसका। मीन्स आपने क्या करा, आपने सारी गुड्स इंडिया में क्लियर करवा लिए, जो आपकी फैब्रिक था उसका आपने एज ए शर्ट बना लिया यहाँ पर, जो बाकी उसका कचरा बचा उसका आपने यहाँ पे क्लियर करवा लिया, तो उसको तो हम एज ए फैब्रिक मानेंगे, तो उसको भी हम एज ए फैब्रिक मानेंगे। अदरवाइज क्या होता है, आप उसको क्लियर कराते हैं यहाँ पर, तो आप पूरा फैब्रिक क्लियर कराते, फिर आप इंडिया में उसका मैन्युफैक्चरिंग करते, आप शर्ट बनाते हैं यहाँ पर, तो बात वही पड़ती ना, तो आपको पूरा क्लियर करवाना पड़ता। तभी जहाँ उसका जो वेस्ट है उसको हम एज ए फैब्रिक मानेंगे, आपको इस पर जो रेट पे करना होगा एज ए फैब्रिक पे करना होगा इस वेस्ट के ऊपर। ठीक है, चलिए इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, आपको और समझ में आएगा। देखिएगा, एग्जाम्पल, फैब्रिक्स इंपोर्टेड एंड शर्ट मैन्युफैक्चरिंग इन वेयर हाउस। ठीक है, आपने फैब्रिक को इंपोर्ट करा एंड आपने शर्ट को मैन्युफैक्चर करा इन वेयर हाउस। तो आपने यहाँ पर फैब्रिक को इंपोर्ट करा है एंड यूज 500 kg, ओके, एंड अदर आइटम यूज 50 kg। ये फैब्रिक तो हुआ है जो आपने इंपोर्ट करा है, और जो बाकी आइटम आपने यूज करी है, जो आपकी इंडिया के आइटम आपने यूज करी है यहाँ पर 50 kg की। ठीक है, लाइक आपने शर्ट बनाई होगी तो आपने उसमें बटन वगैरह यूज करे होंगे, कुछ कॉलर में वो डलता है पार्ट्स आपने वो यूज किया होगा, ये आपने यूज करा 50 kg का, ये आपका इंडियन पार्ट है। ठीक है, आपने यहाँ पर शर्ट मैन्युफैक्चर करे हैं 1000 पीसेस इनको यूज करके, एंड आपका शर्ट का वेट है पर केजी कितना है यहाँ पर 0.400 kg, मीन 400 ग्राम की आपकी एक शर्ट निकल के आई है यहाँ पर। ठीक है, देन आपने एक्सपोर्ट करी है यहाँ पर शर्ट 750 एंड आपने क्लियर करवा ली हमारी इंडिया के अंदर 250। ओके, जो आपका वेस्ट आया है वो कितना आया यहाँ पर, आपका जो टोटल है, क्योंकि आपने यहाँ पर 500 यूज करा आपका फैब्रिक एंड बाकी आपने यूज करा 50 kg अदर आइटम, टोटल हुआ यहाँ पर आपका 550 kg। देन आपने 400 kg आपका क्या हुआ यहाँ पर, जो आपकी शर्ट का वेट आया, क्योंकि आपकी एक शर्ट थी 400 ग्राम की, आपकी शर्ट कितनी है 1000, ये कितने ग्राम की होगी आपकी होगी 400 किलोग्राम की सर। ठीक है, तो आपका वेस्ट कितना आया यहाँ पर, आपका वेस्ट आया यहाँ पर 150 kg, आपका वेस्ट यहाँ पर आया 150 kg। ओके, हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर जो आपका वेस्ट है वो आपने क्या कर दिया यहाँ पर, आपको जो गुड्स आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दी है आपकी शर्ट को, तो जो वेस्ट होगा उसको हम क्या करेंगे, या फिर आपने क्या करा है, आपकी जो गुड्स वगैरह है आपने यहाँ पर इंडिया में सेल कर दी है, तो इन दैट केस जो आपका वेस्ट है उसको हम क्या करेंगे। ठीक है, देखिएगा, जो आपका वेस्ट है सर, वेस्ट रिलेटेड टू द एक्सपोर्टेड गुड्स, जो गुड्स आपने एक्सपोर्ट कर दी है, कितनी हमने एक्सपोर्ट करी है, आपने एक्सपोर्ट करी है 750 शर्ट्स। ठीक है, तो आपका वेट कितना होगा यहाँ पर, देखिएगा आपका वेस्ट है 150 किलोग्राम, हम इंटू में करेंगे 750 बाय में 1000, कितना ऐसा वेस्ट है जो आपका रिलेटेड है टू एक्सपोर्ट गुड, जो आपने एक्सपोर्ट करे हैं उनसे रिलेटेड, तो 150 इंटू में 750 बाय में 1000, तो आपका आएगा 112.5 kg। ठीक है, इतना आ गया आपका।
जो आपने एक्सपोर्ट कर दी है ये उनसे रिलेटेड है। ओके, देन क्या सारा सारा इसमें फैब्रिक है? क्या सारा सारा इसमें फैब्रिक है? नहीं। जो आपका 50 kg आया था, क्या सारा सारा ये फैब्रिक है? नहीं सर, फैब्रिक नहीं है इसमें, बाकी जो आइटम ने वो भी यूज करी है। तो इसमें क्या करेंगे, 112 kg इंटू में 500 बाय में 550 इंटू में 500 बाय में 550। जो 50 kg का आपने बाकी आइटम यूज करिए, इसको हम ऐसे साइड में करेंगे। जो आपका इसमें फैब्रिक का पार्ट कितना है, फैब्रिक कंटेंट, वो आपका आएगा 102.27 kg। ओके, देन इंपोर्ट ड्यूटी विल बी रेमिटेड। देखिएगा, जो आपने गुड्स, आपके जो शर्ट वगैरह हैं जो आपने एक्सपोर्ट कर दी हैं, तो उसकी ड्यूटी पूरी की पूरी माफ है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वेस्ट की। आई रिपीट, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वेस्ट की। उसका वेस्ट का क्या होगा? तो इंपोर्ट ड्यूटी विल बी रेमिटेड इफ डिस्ट्रॉयड। अगर आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो आपको ड्यूटी पे करने की जरूरत ही नहीं है। या फिर अगर आपको गुड्स को क्लियर करवाना है इंडिया के अंदर, जो आपका वेस्ट है आपने उसको क्लियर करवाना है इंडिया के अंदर, तो आपको उस पर ड्यूटी पे करनी होगी एज ए वेस्ट मान करके, कि अगर आप उस वेस्ट को इंडिया में इंपोर्ट करते एज ए वेस्ट तो उस पर क्या रेट से ड्यूटी आती है, आपको ड्यूटी पे करनी है तो आप उस वेस्ट को इंडिया में क्लियर करवा सकते हैं सर। ठीक है, या फिर आपने क्या करा, वेस्ट रिलेटेड टू द सेल इन इंडिया। देखिएगा, तो हमारे यहाँ पर आया था 150 kg इंटू में क्या होगा 250 बाय में 1000, तो कितना वेस्ट आया हमारे यहाँ पर 37.5 kg ऑफ आपका वेस्ट आ गया यहाँ पर। ठीक है, क्या सारा सारा ये फैब्रिक है? नहीं जी, फैब्रिक नहीं है सारा सारा। तो हम इंटू में करेंगे 500 बाय में 550, तो आपका आया 34.09 kg। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, आप इस पे ड्यूटी पे कर दीजिए एट रेट ऑफ फैब्रिक, जो आपका फैब्रिक का रेट था। यहां पे आपको डिस्ट्रॉय करना अलाउ नहीं है कि आप डिस्ट्रॉय कर दीजिएगा, आपकी हम ड्यूटी को माफ कर देंगे, ऐसा कुछ अलाउ नहीं है। आप पे हम वेस्ट का रेट ले लेंगे, वो भी अलाउ नहीं है। अगर आपने शर्ट को इंडिया में क्लियर करवा लिया है, जो आपकी शर्ट वगैरह आपने मैन्युफैक्चरिंग करी वेयर हाउस के अंदर, आपने उन शर्ट को इंडिया में क्लियर करवा लिया है, इन दैट केस जो आपका वेस्ट है उसको तो हम एज ए फैब्रिक मानेंगे। देखिएगा, जो आपका शर्ट है उस पर एज ए फैब्रिक रेट आया होगा, वैसे ही आपका जो वेस्ट है उसको हम एज ए फैब्रिक मानेंगे, उस पर जो रेट आएगा वो फैब्रिक का आएगा। ठीक है, मीन्स आपने फैब्रिक ही इंपोर्ट करा था, आपने फैब्रिक ही क्लियर करवा लिया आपका वेयर हाउस से, आपने इंडिया में फैब्रिक ही क्लियर करा लिया फ्रॉम वेयर हाउस, इसको मान के चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये स्टडी मेथड एग्जाम्पल है। ठीक है, ये सेम आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, सेम यही इंफॉर्मेशन आएगी एग्जाम के अंदर, आपने सेम इसको ऐसे ही आंसर करना होगा। ओके, चलिए आगे चलिएगा। देखिएगा, देन आपका आता है सर क्लियरेंस ऑफ वेयरहाउस गुड्स फ्रॉम होम कंजम्पशन। तो आपकी जो गुड्स वगैरह हैं आप उसको क्लियर करोगे फ्रॉम वेयरहाउस, देन क्लियर फ्रॉम वेयरहाउस फॉर होम कंजम्पशन बाय फाइलिंग एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। तो आपके गुड्स को वेयरहाउस से क्लियर करवाने के लिए आप फाइल करोगे एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। ठीक है, आप पे करोगे ड्यूटी के अमाउंट को, कोई पेनल्टी होगी उसको पे कर दोगे, कोई इंटरेस्ट होगा आप उसको पे कर दोगे। देन जैसे आप उसको पे कर दोगे, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपको क्या करेगा, ऑर्डर देगा फॉर क्लियरेंस। ओके, देन इसमें स्पेशल पॉइंट देखो क्या आता है, नोट ओनर में रिक्वेस्ट हिज टाइटल ऑफ गुड्स। देखकर जो मालिक है उस गुड्स का, जो उस पर्सन ने गुड्स को इंपोर्ट करा है, वो अपने राइट छोड़ सकता है। देखिएगा, देखिएगा, ये आपका इंपोर्ट हुआ, यहां आपकी गुड्स की अनलोडिंग हुई। ठीक है, ये आपकी गुड्स की यहां पर अनलोडिंग हुई। आपने मंगाया क्या था फॉरेन से, आपने मंगाई थी यहां पर डाटा केबल, डाटा केबल मंगाई थी आपने, जो आपके नॉर्मल फोन में लगती है। ठीक है, बट उसने भेज दिया आपको मोटी पिन वाला, जो मोटी पिन की डाटा केबल आती है, जो पहले लगती है नोकिया वाले मोबाइल वाली, तो उसका आजकल यूज ही नहीं है, इंडिया में ऐसे फोन ही नहीं बचे आजकल मोटी पिन वाले। तो उसने आपको, आपने मंगाई तो चाइना से ये वाली थी भी डाटा केबल, जो आजकल मोबाइल में लगती है हमारे एंड्रॉइड के अंदर, जो हमारे लगती है एंड्रॉइड के अंदर, आपने मंगाई डाटा केबल, लेकिन उसने भेज दिया आपको मोटी पिन का नोकिया चार्जर भेज दिया आपको। तो आपका किस काम का, इंडिया में लोगों के पास है ही नहीं मोबाइल अब तो ये वाला, तो आपके कुछ यहाँ पर वेयर हाउस के अंदर है अभी। ठीक है, उस पर ड्यूटी की अमाउंट यहां पर आती है आपकी 10 लाख की सर। ठीक है,
तो आप सोच रहे हैं कि इस गुड्स को मैं क्लियर कराऊंगा इंडिया के अंदर, 10 लाख की ड्यूटी के अमाउंट को पे करूंगा, पहले मैंने यहाँ पैसे भर दिए, मेरे पैसे वेस्ट चले गए हैं, अब ना तो मेरा फोन उठा रहा है चाइना वाला पर्सन जिससे मैंने गुड्स को ऑर्डर किया चाइना के अंदर, ना तो मेरा फोन उठा रहा है, ना मेरी बात का जवाब दे रहा है। वो गुड्स आ चुकी हैं, गुड्स वेयर हाउस के अंदर हैं, 10 लाख में से गवर्नमेंट मांग रही है, इसको मैं इंडिया में क्लियर कराता हूँ, तो इसको बाय कौन करेगा इंडिया के अंदर? कोई बाय नहीं करेगा, इसकी वैल्यू 0 है इंडिया के अंदर, ठीक है। और मैं ड्यूटी अमाउंट भी पे कर दूँ तो गवर्नमेंट को बोलता है कि जो मेरी गुड्स मैंने मंगाई है, जो मैंने मंगाए थे मुझको गलत आ चुके हैं, ये मेरे आप खुद ही रख लीजिए, जो मेरे ये हैं ये आप खुद ही रख लीजिए, मैं इसका जो राइट है वो छोड़ देता हूँ, तो जो ड्यूटी अमाउंट है मैं वो पे नहीं करूँगा, ठीक है, ये सारे आप खुद ही रख लीजिए, ठीक है। मैं ड्यूटी पे करूँ 10 लाख की और यहाँ पे मेरा पैसे वेस्ट जाएं तो फायदा क्या है? तो जो इंपोर्टर है वो गवर्नमेंट को बोल रहा है कि जो गुड्स मैंने इंपोर्ट करे हैं मैं उसके राइट छोड़ रहा हूँ, मैं उसके राइट छोड़ रहा हूँ, आज से गुड्स आपके हुए, गवर्नमेंट अब तुम रखो, तुम जानो क्या करना है इसका, ठीक है। तो ड्यूटी के अमाउंट में पे नहीं करूंगा यहाँ पर, देखिएगा। एट एनी टाइम बिफोर ऑर्डर ऑफ क्लियरेंस या फिर पेमेंट ऑफ पेनल्टी ही कैन रिड्यूस हिज टाइटल, ये अपने राइट को छोड़ सकता है, अपने राइट को छोड़ सकता है सर, ठीक है। कि कहेगा कि गवर्नमेंट तुम ही रखो, तुम ही जानो, मैं ड्यूटी अमाउंट पे नहीं करने वाला, जो गुड्स वगैरह आज से तुम्हारी हुई यहाँ पर। लेकिन नो रिकन्वेंसमेंट वेयर ऑफेंस अपीयर, देखिएगा, आप गुड्स लेके हैं स्मगल करके, आप गुड्स लेके हैं स्मगल करके, ठीक है, और आपको लगा कि जो ऑफिसर है उसको पता चल गया, ठीक है, जो ऑफिसर है उसको पता चल गया, वो तो आपको पकड़ लेगा। तो आप कह रहे हैं कि मैंने राइट छोड़ दिए, मैंने राइट छोड़ दिए, ऐसा थोड़ा ना होगा कि ये आप उसको करके आए, स्मगल करके लेके आए हैं और आप कह रहे हैं मैंने राइट छोड़ दिए, तुम जानो, नहीं जी, वो मान जाएगा कि आप उसको स्मगल करके लेके आए हैं, आपको पकड़ेंगे और आपको जेल में डाल देंगे सर। तो यहाँ पे आपको राइट को छोड़ना अलाउड नहीं होगा कि अगर आप गुड्स को लेके आए हैं, जो गुड्स ऑफेंस फिर होते हैं सर, ठीक है, जिन गुड्स पर आपने कोई ऑफेंस किया है सर, ठीक है, तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, तो आपको यहाँ पे पकड़ लिया जाएगा। देन सेक्शन नंबर 72, इसको हम देख लेते हैं विद एनिमेशन, देखिएगा। हाँ जी, सर्कमस्टांसेस ऑफ इंपोर्टर इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयर हाउस। हम कब बोलेंगे कि आपने जो गुड्स वगैरह हैं आपने उनको रिमूव कर लिया है इम्प्रॉपरली फ्रॉम वेयर हाउस, मीन्स आपने गुड्स को रिमूव कर लिया फ्रॉम वेयर हाउस गलत तरीके से, ठीक है। व्हेन गुड्स रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 71, तो 71 क्या बोलता है कि आपके गुड्स आप रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम वेयर हाउस फॉर क्लियरेंस, आप फाइल करोगे एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री, आप गुड्स को क्लियर करा लोगे फ्रॉम वेयर हाउस, या फिर आप गुड्स को कर सकते हैं एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग कर वहीं पे, या फिर आप कर सकते हैं ट्रांसफर टू अदर वेयर हाउस, ठीक है। ये सिर्फ 3 ही केस आपको अलाउ हैं, ये सिर्फ आपको 3 ही केस अलाउ हैं। अगर आप क्या करते हैं, आप चुपके से जाते हैं अपने गुड्स वहां से चोरी करके ले आते हैं, या फिर आप गुड्स को क्लियर करा लेते हैं बिना बताए किसी को, आपका जो वेयर हाउस वाला है उसका आप सेटिंग कर लेते हैं और चुपचाप वहां से गुड्स को क्लियर करा लेते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? गुड्स रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 71, गुड्स रिमूव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 71 सर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर रिमूवल ऑफ गुड्स। इन दैट केस क्या होगा, आप पे जो पेनल्टी वगैरह वो लगाई जाएगी यहाँ पर। देन क्या होगा, गुड्स नॉट रिमूव्ड, गुड्स नॉट रिमूव्ड विद इन परमिटेड टाइम पीरियड, जो आपको टाइम मिला है यहाँ पर 1 ईयर का प्लस एक्सटेंशन, अगर उस टाइम के अंदर आपने गुड्स को क्लियर नहीं करवाया तो हम मान लेंगे जैसे आपको जो टाइम पीरियड एंड हुआ आपने गुड्स वहां से क्लियर करवा लिए, आपके गुड्स यहाँ से इम्प्रॉपरली रिमूव हो चुके हैं, हमने पहले इसको देख लिया है। देन गुड्स नॉट क्लियर फ्रॉम फॉर वेयर हाउस सॉरी होम कंजम्पशन, जो आपने गुड्स हैं आपने उसको क्लियर करवाया ही नहीं, आपका 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब उसको क्लियर करवा ही नहीं रहे, या फिर आपने उसको एक्सपोर्ट भी नहीं किया, एंड नॉट ड्यूटी अकाउंटेड फॉर एंड नॉट ड्यूली अकाउंटेड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, आपने उसकी पूरी अकाउंटिंग ही नहीं करी, जो वहां का वेयर हाउस वाला है उसकी पूरी अकाउंटिंग नहीं करी, इन दैट केस क्या होगा, देखिएगा। इन अ केस द प्रॉपर ऑफिसर में डिमांड फुल इंपोर्ट ड्यूटी, आपसे डिमांड करेगा इंपोर्ट ड्यूटी की, आपसे इंटरेस्ट को डिमांड करेगा, आप पे पेनल्टी लगाएगा फिर 100% की सर, देखिएगा। तो आपसे डिमांड करेगा यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी, इंटरेस्ट की अमाउंट एंड आपसे डिमांड करेगा पेनल्टी की अमाउंट सर, पैसा ही पैसा। देन अगर जो ओनर है वो जाता है फेल, प्रोपोसर कैन डिटेन एंड सेल सच गुड्स, जो प्रोपोसर है उन गुड्स को डिटेन कर लेगा एंड उन गुड्स को सेल कर देगा सर, ठीक है, उन गुड्स को सेल कर देगा। सिंपल सेक्शन हमारा, इसको हम देख लेते हैं हमारी बुक से भी, देखिएगा। आपने गुड्स को रिमूव कर लिया है फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन नंबर 71 सर। 71 क्या बोलता है कि आप गुड्स को रिमूव कर सकते हैं
फॉर क्लियरेंस, फॉर एक्सपोर्ट, फॉर ट्रांसपोर्ट टू अदर वेयर हाउस। आपने गुड्स को यहां से क्लियर करवा लिया है, क्लियर नहीं करवाया है, मतलब आपने क्या करा, गुड्स को चुपचाप आपने सेटिंग कर लिया आपके वेयर हाउस वाले से, और आपने वहां से गुड्स को रिमूव कर लिया बिना बताए किसी को। आपने डिपार्टमेंट को बताया ही नहीं, आपने एक्सपोर्ट बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करी, आपने चुपचाप वहां से गुड्स को क्लियर करवा लिया, आप वहां से गुड्स को लेके चले गए। इन दैट केस हम क्या बोलेंगे, आपने गुड्स को इम्प्रॉपरली रिमूव कर लिया है, या फिर आपका जो टाइम पीरियड है वो एंड हो चुका है, या फिर आपने गुड्स को क्लियर करवाया नहीं, आपके 5 साल बीत चुके हैं, आपके 10 साल बीत चुके हैं, आपने बिल ऑफ एंट्री फॉर होम फाइल ही नहीं करी सर, ना ही आपने एक्सपोर्ट करा, एंड नॉट ड्यूली अकाउंटेड फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। जो वेयर हाउस वाला उसने पूरी तरह से अकाउंट ही नहीं करा सर। इन दैट केस क्या होगा सर, जो प्रॉपर ऑफिसर आपसे डिमांड करेगा फुल इंपोर्ट ड्यूटी प्लस इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी। तो अगर आप इसको पे कर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करते जो ऑफिसर क्या करेगा, इनको डिटेन कर लेगा आपके गुड्स को, उसको सेल कर कर जो उनकी अमाउंट है ये वाली, इसको रिकवर करेगा, इसको रिकवर करेगा सर। ठीक है, सिंपल सेक्शन है, रेडीमेड क्वेश्चन भी है इसके ऊपर। देन देखिएगा सेक्शन नंबर 73 सर, कस्टडी वेयरहाउस गुड्स सर। जो वेयरहाउस गुड्स हैं वो किसी कस्टडी में रहेंगे सर, देखिएगा जो वेयरहाउस का कीपर है विल बी इन चार्ज ऑफ वेयरहाउस। तो वेयरहाउस का कीपर क्या होगा, वो इंचार्ज होगा वेयरहाउस का, उसको क्या करना होगा, सारे के सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे कि कौन से गुड्स वेयरहाउस में आ रहे हैं, कौन से गुड्स वेयरहाउस में जा रहे हैं, कितना टाइम उनको हो चुका है, तो सारे रिकॉर्ड उसको मेंटेन करके रखने होंगे। जो ऑफिसर आएगा उससे कुछ भी पूछ सकता है सर। ओके, एंड द वेयरहाउस कीपर शैल मेंटेन ऑल द रिकॉर्ड्स रिक्वायर्ड टू बी प्रिजर्व फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स सर। आपका एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, जो वेयरहाउस वाला है उसको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे 5 सालों के लिए, फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स फ्रॉम वेयरहाउस। जब आपके गुड्स वहां से रिमूव हो जाते हैं, आपके गुड्स वेयरहाउस में आए, आपने वहां से क्लियर करवा चुके हैं, वहां से लेकर 5 साल तक आपके रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेगा सर वो। ठीक है, देखिएगा नोट इंपोर्टेड गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन इफ स्टोर्ड इन पब्लिक और प्राइवेट वेयरहाउस ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंपोर्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी वेयरहाउस गुड्स। स्टडी मटेरियल क्वेश्चन सर, चलिए इसको समझ लेते हैं एक बार। देखिएगा आपने गुड्स यहां पर इंपोर्ट करी, आपने गुड्स यहां पर इंपोर्ट करी, ठीक है, आपने फाइल करी यहां पर बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। हम इंटू बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम इंटू बॉन्ड की बात नहीं कर रहे हैं। आपने फाइल करी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, आपने साथ में क्या करा, यहां पर ड्यूटी की अमाउंट भी पे कर दी, ड्यूटी अमाउंट पेड। आपने फाइल करी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, आपने साथ में ड्यूटी के अमाउंट को पे भी कर दिया, ठीक है। बट आपने क्या करा कि जो आपकी गुड्स थी वो थी लार्ज क्वांटिटी के अंदर, जो आपकी गुड्स थी वो थी यहां पर लार्ज क्वांटिटी के अंदर। तो आपके लिए सारी गुड्स को लेके जाना पॉसिबल नहीं था, तो वहां पे वेयर हाउस भी थे, आपके स्पेशल वेयर हाउस थे, आपके पब्लिक वेयर हाउस थे, आपके प्राइवेट वेयर हाउस थे। तो आपने क्या करा, गुड्स को वेयर हाउस में रखवा दिया, आपने गुड्स को वेयर हाउस में रखवा दिया, ठीक है। देन जब आपने गुड्स को क्लियर करवाया फ्रॉम वेयर हाउस, आप गुड्स को लेके गए यहां से वेयर हाउस से, आपने यहां से क्लियर करवाया, तो आपने यहाँ पे ड्यूटी के अमाउंट की पे करी थी एट द रेट ऑफ 10%। लेकिन जब आप गुड्स को लेके जा रहे हैं वेयर हाउस से, यहां पे रेट है एट द रेट ऑफ 15%। तो यहां पे आ गया ऑफिसर, वो कहता है कि आपको जब हम लेके जाते हैं वेयर हाउस के अंदर, तो उसमें रेट लगाते हैं कि जिस दिन आप गुड्स को क्लियर करवा रहे हैं फ्रॉम वेयर हाउस, हम उस दिन का रेट लेते हैं, हम यहाँ पे रेट लेंगे 15% का, आपको जो बाकी ड्यूटी अमाउंट आपको वो पे करनी होगी। तो सोचिए यार, इसने क्या करा है, क्या इसने यहाँ पे इंटू बोर्ड बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है, क्या ये वेयर हाउस के लिए गुड्स को लेके गया है? बिल्कुल नहीं लेके गया। इसने क्या करा है, इसने ड्यूटी के अमाउंट को पे कर दिया है, इसने गुड्स को क्लियर करवा लिया है, इसने टेम्परेरी क्या करा, गुड्स को वेयर हाउस कर दिया, इसने टेम्परेरी गुड्स को वेयर हाउस कर दिया, ठीक है। तो क्या बाद में जो डेट चेंज होते हैं इस पर अप्लाई होगा ये वाला रूल? बिल्कुल नहीं अप्लाई होगा सर। ये किस केस में होता है, जब आप फाइल करते हैं इनटू बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री, आप ड्यूटी के अमाउंट को पे नहीं करते हैं, ये सिर्फ उस केस में अप्लाई होता है। अगर आपने फाइल कर दिया बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, आपने ड्यूटी के अमाउंट को पे कर दिया है, आप टेम्परेरी पीरियड के लिए इसको लेके गए हैं वेयर हाउस के अंदर, तो जो वेयर हाउस वाले रूल हैं, जो वेयर हाउस के प्रोविजन हैं, वो इस पर अप्लाई नहीं होंगे सर।
इसको हम वेयरहाउसिंग ऑफ गुड्स नहीं मानेंगे, इसको हम वेयरहाउसिंग गुड्स नहीं मानेंगे, जो वेयरहाउस के प्रोविजन से अप्लाई नहीं होंगे सर। ना ही आपने यहाँ पर बॉन्ड दिया है, ठीक है, तो बाद में ड्यूटी के अमाउंट चाहिए यहाँ पर 80% क्यों ना हो जाए, तो आपको जो ड्यूटी आपने पे कर दी सर, आपको कुछ अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये बात लिखी गई है। चलिएगा देखिएगा, वेयरहाउस कीपर विल बी इन चार्ज ऑफ वेयरहाउस सर, ठीक है, उसको क्या करना होगा, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे। कब तक करने होंगे, जिस दिन आपने क्या करा सर, आपके गुड्स को आपने वहां से रिमूव कर लिया है, वहां से लेकर 5 साल तक, 5 ईयर तक सारे रिकॉर्ड उसको यहाँ पर प्रिजर्व करने होंगे मिनिमम 5 ईयर्स के लिए। आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। देन इंपोर्टेड गुड्स एंटर्ड फॉर होम कंजम्पशन, आपने फाइल करी बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, आपने ड्यूटी के अमाउंट भी पे कर दी यहाँ पर। देन इफ स्टोर्ड इन पब्लिक और प्राइवेट वेयरहाउस ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंपोर्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी वेयरहाउस गुड्स, उनको हम वेयरहाउस गुड्स नहीं मानेंगे, उनको हम वेयरहाउस गुड्स नहीं मानेंगे, ठीक है। तो उसके ऊपर जो वेयरहाउस के प्रोविजन है वो नहीं लगेंगे। बाद में चाहे उसका रेट कुछ मर्जी होता रहे, उसका जो बाद में वैसे क्लियर करवा रहा है, तो आपको उस पर कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप ड्यूटी पर पे कर दी तो आपने पे कर दी सर, बस आपको जो रेंट वगैरह है वेयरहाउस का वो लगेगा यहाँ पर, ना ही आप पे इंटरेस्ट आएगा और ना ही आपको जो अगर रेट बदल जाते हैं बाद में तो आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है सर। जो आपके वेयरहाउस के प्रोविजन है यहाँ पे अप्लाई नहीं होंगे सर। बात समझ में आती है सर, आपको क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा होता है एंड। सो गुड बाय दोस्तों, पढ़ते रहें, खुश रहें, गुड बाय दोस्तों।